अस्सलाम वालेकुम मान, क्या हाल चाल है? ठीक वालेकुम ठाक हो? सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अजीब सी सूरत हाल है मुल्क के अंदर। अभी 72 घंटे पहले इमरान खान साहब का अरेस्ट हुआ और उसके बाद जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा, जो तोड़ फोड़ हुई, जो मुल्क में एक एहतजाज की कैफियत थी। जी। कोर कमांडर हाउस लाहौर में, यहाँ पे उसको आग लगा दी गई, काफ़ी तोड़ फोड़ हुई। मैं कहता हूँ अनप्रेसिडेंटेड सीन्स थे जो हमने पहले नहीं देखे। दो किस्म के नैरेटिव्स इसके इर्द गिर्द बिल्ड हो रहे हैं इस वक्त। जो प्रो पीटीआई एक तबका है हमारा, वो कहता है कि ये एक इनकलाब की सूरत हाल जो थी वो मुल्क के अंदर बन गई। जो एंटी पीटीआई सेंटिमेंट है उन लोगों की तरफ से ये है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी थी, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया मुल्क के। जो कुछ हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स थे, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हमारा रेडियो टावर जो है उसको जला दिया रेडियो गया, पाकिस्तान का खैबर में जी। कोर कमांडर हाउस को जला दिया कायद गया। आज़म का जो हिस्टोरिकल घर है उनका माशाल्लाह। तो आप इसको किस तरीके से व्यू करते हैं? डू यू थिंक दिस वाज एक रेवोल्यूशनरी एक्ट था, या आपको लगता है कि ये टेररिज्म इनेक्ट किया गया है मुल्क आई में? थिंक ये दोनों जो पॉइंट्स हैं दोनों बयानी हैं और दोनों एक्सट्रीम आर्ग्यूमेंट्स हैं जो अपोजिट साइड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम पेश कर रही हैं। रियलिटी हमेशा उसके बीच में कहीं लाया करती है। और आई थिंक मेरा भी यही ओपिनियन है कि ना तो ये टेररिस्ट एक्टिविटी थी, ऑल्दो इसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई हैं बाय द क्राउड्स, बाय द मॉब्स या बाय द प्रोटेस्टर्स जो कि इलीगल हैं और रेप्रहेंसिबल भी हैं। वेदर नॉट वो कानून की जद में आते हैं कि नहीं आते, रेप्रहेंसिबल हैं क्योंकि अपनी ही इमलाक को, अपनी ही जो पब्लिक प्रॉपर्टी है और हिस्टोरिकल जो प्रॉपर्टीज़ और ऐसे मकामात हैं जो मुकद्दम हैं, उन्हीं के ऊपर आप उन्हीं का नुकसान पहुँचा रहे हैं। वही टैक्स पेयर मनी से निकलना है। बट एट द सेम टाइम ना ये रेवोल्यूशन थी क्योंकि इसकी कोई आइडियोलॉजिकल बेंट नहीं है, कोई फिलोसॉफिकल ड्राइविंग फोर्स नहीं है। एट इट्स कोर, एट इट्स कोर इट इज़ जस्ट कि हमें इमरान खान हमारा पसंदीदा बंदा वापस चाहिए एंड वी वांट हिम टू बी द प्राइम मिनिस्टर अगेन। दोनों साइड सरप्राइजिंगली स्टेटस को डिमांड कर रही हैं, बट यानी टू नो एंड के वो दोनों एक आई टू आई नहीं देख पा रहे इसके ऊपर। पीटीआई कह रही है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट जो है मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी की वो हमें सपोर्ट दे, और नून लीग कह रही है वो हमें सपोर्ट दे। दोनों ही इस प्रोसेस के अंदर मुल्क की स्टेबिलिटी को और एक नेशन स्टेट की जो इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी होती है उसको वो डिज़ोल्व कर रहे हैं और बहुत क्विकली इरेडिकेट और वेपरेट कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों मेन मुजरिम इसके नहीं हैं। प्राइमरली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ही जो 60-70 साल से इज़ बिन रनिंग द शो, वही इस नहज पे ले आई है पाकिस्तान को कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी स्टाइफल्ड है, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन इतनी स्टाइफल्ड है पाकिस्तान के अंदर कि मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी किस्म का एक्सप्रेशन है वो वायलेंट आउटबर्स्ट के बगैर नहीं शो करता। और इसके अंदर कुछ 60-70 साल की कम्प्लीटली लैकिंग सिविक, फ़िलोसॉफिकल, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर ट्रेनिंग है हमारी सोसाइटी की, चाहे वो मदरसे से बच्चे निकल रहे हों, चाहे वो हमारी पब्लिक स्कूलिंग या यूनिवर्सिटी से निकल रहे हों। और इसके साथ साथ कपल्ड एक स्टाइफलिंग भी है। एक तो है ना कि आप प्रोएक्टिवली उस तालीम का एक्सेस ना दें और उस तरफ गामजन ना करें कौम को कि वो एक मच्योर इलेक्ट्रेट बन सके, जो कि जिसकी कोई इलेक्ट्रल सैनिटी है, जो कोई अपने राइट्स मांगने का तरीका भी जानती है और अपने राइट्स को भी पहचानती है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी समझती है, और वो समझती है कि बाय लॉ क्या उनकी डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स हैं, क्या उनकी सिविल लिबर्टीज़ हैं, किस तरह वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट बाकायदा सप्रेशन भी हुई है, जिसकी वजह से हमारी कौम एक कौम ऑफ ड्राइंग रूम टॉक्स बनकर रह गई है। और आप कितना जल्दी उन ड्राइंग रूम टॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं ये आपकी कामयाबी का मेट्रिक है। क्योंकि ड्राइंग रूम टॉक्स आर नॉट लिमिटेड, हालांकि हर ड्राइंग रूम में गुफ्तगू होती है, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, मिडिल ऑफ मिडिल क्लास, एलीट ड्राइंग रूम्स में भी बातें होती हैं। यकीनन जो मज़दूर गरीब तबका भी है, शायद उनके भी कोई जो हाथों में सारे इकट्ठे बैठने वाली जगह होती होगी उनकी झोंपड़ियों में, वहाँ में वो भी कोई बहस में वैसा ही करते होंगे। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं कह नहीं सकता, आई कैन नॉट स्पीक फॉर देम। लेकिन जो ड्राइंग रूम टॉक्स दैट मैटर हैं, जो चार दीवारियों के अंदर फैसले होते हैं हमारी पब्लिक फेट के लिए, उन तक पहुंचना हमारी कौम के यहाँ बहुत बड़ा वो कामयाबी का राज है। चाहे वो शादी के रिश्तों से हो कि भी बड़े लोगों में शादी हो जाए बेटे बेटियों की, चाहे वो करेक्ट ट्राइबल या बरादरी की एफिलिएशन जो बरादरी सिस्टम है चाहे वो हो, चाहे अपने बच्चे को फ़ौज में या सिविल ब्यूरोक्रेसी में भर्ती करवाना हो, और वगैरह वगैरह। इस तरह के मुख्तलिफ जो हैं
वो लैडर्स हैं, कहीं कहीं एंड कर जाते हैं, कुछ बहुत आगे तक जाते हैं, बट एक स्पाइडर वेब है ऑफ एक्सेस टू द एलीट। और फिर इन जहाँ डिस्कोर्स की पीक है हमारी, और वो भी अल्लाह माफ़ करे काफ़ी पैथेटिक कंडीशन में हमारी डिस्कोर्स है, वहाँ भी कोई ग्रेट फिलोसॉफिकल डिबेट्स नहीं हो रही थी ड्राइंग रूम्स के अंदर, जहाँ तक मेरी को रसाई पहुँचती है ड्राइंग रूमों तक। वहाँ पर भी यही बात हो रही होती कि फ़लाने नू इत्थे ला दो, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, तू मेरा एक काम करा ते मैं तेरा वो कराना नहीं, उन्होंने ना लाओ पठान है गए तो तुसी भी जट हो तो मैं भी जट हाँ, तो वो दैट काइंड ऑफ वहाँ पे भी डिस्कोर्स की क्वालिटी और कैलिबर यही कुछ है। हर सोसाइटी के अंदर ऐसे नहीं है कि यूनिक टू पाकिस्तान, हर सोसाइटी के अंदर एक एलीट का राज होता है, इंटेलेक्चुअल एलीट होती है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल एलीट होती है, पावर एलीट होती है, वो मुख्तलिफ पावर कॉरिडोर से आ रही होती है और सोसाइटी की सोल के लिए वो एक मुकाबला कर रही होती है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, और शायद जनरली थर्ड वर्ल्ड ममालिक के अंदर है, कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल या हमारी पावर एलीट है उसका अपना डिस्कोर्स इतना इम्प्रेसिव नहीं है। और वो आप देख सकते हैं कि जो अगर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट देखना चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PTI हो, आपको कोई आइडियोलॉजिकल बेंट के साथ आप स्पेक्ट्रम के ऊपर उनको नहीं आसानी से पेग कर सकते कि यार ये सोशली कंजर्वेटिव हैं या लिबरल हैं, ये कैपिटलिस्टिक हैं या ये फ्री मार्केट में बिलीव करते हैं या ये सोशलिस्ट हैं या ये बहुत कोई एक्सट्रीम लेफ्ट कम्युनिस्ट किस्म की पार्टी है, आप नहीं कर सकते। और वक्त के साथ इनके जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो बदलती जाती हैं। अगर आप इनके ट्रैक रिकॉर्ड्स को आप इनकी लेजिस्लेशन से देखना चाहते हैं, इनके मैनिफेस्टोज से, इनकी पब्लिक स्टेटमेंट से देखना चाहते हैं, तो दे आर ऑल ओवर द प्लेस। उनके अंदर कोई आपको कॉमन रब्त नहीं नज़र आएगा, बल्कि आपको नज़र आएगा कि अपॉर्चुनिज्म है एक किस्म का। मतलब कि आप किसी भी MNA MPA को बिठा के उनसे अगर आप पूछें कि आपका क्या फ़लसफ़ी मार्केट्स के बारे में, सिविल सोसाइटी के बारे में नहीं, बट आप अपनी पार्टी के साथ आप बुनियादी तौर पे किस फ़लसफ़े के ऊपर आप लोग खड़े हुए हैं या क्या उनके फ़लसफ़े के बारे में चीज़ है जो आपको अपील करती है, तो कोई जवाब नहीं होगा। रेयरली कोई ड्राइविंग फोर्स होगी उसके पीछे। और उसकी वजह यह है कि वो, मैं उन इंडिविजुअल्स को नहीं पॉइंट आउट करूँगा कि भाई फ़लाने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे या फ़लाने चीफ जस्टिस थे या फ़लाने जो थे वो चीफ सेक्रेटरी साहब थे, फ़लाने पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे या खैबर के चीफ मिनिस्टर थे या फ़लाने PM प्राइम मिनिस्टर थे। इट इज़ एक्चुअली ए कलेक्टिव सिस्टम दैट इज़ स्टाइफलिंग दी बोथ द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज हमारी जो प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स असाइड, अगर हम सिर्फ अपनी सोशल कंडीशन की बात करें, और आजकल मेरा ख्याल डिस्कशन हमारी हालांकि इनएक्सरेबली इकोनॉमिक्स से और हमारी पॉलिटिकल कंडीशन से रिलेटेड है, बट अगर सिर्फ सोशल लेवल पे इसको एनालाइज करें, जो पिछले 72 घंटे में हुआ है, जो सर्कस बनाया गया पाकिस्तान का, जो दुर्गत बनाई गई है पाकिस्तान की, उसमें मच लाइक ऑल द थिंग्स जो पाकिस्तान में होती हैं, नोबडी इज़ टू ब्लेम। यानी वो मैं बहुत सार्केस्टिकली कह रहा हूँ और मैं ऑथेंटिकली भी इसको कह रहा हूँ कि आप एक जगह अगर इंडिविजुअल को, अगर आप या किसी एक ग्रुप को ब्लेम कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में ये इम्पॉसिबिलिटी है। ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट पे लाई करता है, बिकॉज वो हेल्म ऑफ अफेयर्स से वही हैं 60-70 साल से, और उन्होंने निज़ाम को कंट्रोल किया और बाकी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को कॉन्स्टिपेट या रिस्ट्रिक्ट या कंस्ट्रिक्ट या स्टाइफल ही कर दी ऑल टुगेदर, जिसकी वजह से हमें ये खूबसूरत प्रोडक्ट्स मिले। अगर आइडियोलॉजिकली बेंट पे आप देखें तो मेरे ख्याल में सबसे आइडियोलॉजिकली ड्रिवन पार्टियाँ दो हैं पाकिस्तान में, एक क्लासिकल जमात इस्लामी और अब कुछ रिसेंट मेमोरी में TLP। दे हैव सम वेग आइडियाज़ एटलीस्ट अबाउट सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या चाहते हैं। उनका काफ़ी क्लियर स्टांस है कि ये हमारा एक मसलक है, बरेलवी मसलक, जिसको अहले सुन्नत वल जमात भी कहते हैं वो, और हम बाकी लोगों को इसे अंडर दिस अम्ब्रेला एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकी कुछ हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। उनके यहाँ भी इकनॉमिक और पोलिटिकल पॉलिसी कोई क्लियर नहीं है, वेगरीज हैं अबाउट पब्लिक गुड्स एंड ये वो। तो जो डेवलपमेंट वर्क्स की बात की जाती है पार्टीज़ की तरफ से, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट की बात की जाती है पार्टीज़ की तरफ से, उसका वही मेयार है जो मेयार है कि एजुकेशन का लेवल बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान में एजुकेशन का मेयार बढ़ना चाहिए। ये इतनी ही क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स हैं। इन मुराद इनकी कोई इंडिविजुअल मीनिंग्स नहीं है इन स्टेटमेंट्स की, इनकी कोई इम्प्लिकेशंस नहीं होती। ये एक जनरल स्लोगनियरिंग होती है जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप करती है हमारा वोट बेस गेन करने के लिए। कि आप आइडेंटिफाई करो कि अच्छा ये मसला है एजुकेशन के मेयार के साथ, और इस तरीके से हम इसको एज अपोज टू एक इन डेप्थ एजुकेशन पॉलिसी रिलीज हो प्रायर टू इलेक्शंस कि यार ये हमारा आउटलुक एजुकेशन पे, वी डोंट बिलीव इन प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन या वी ओनली बिलीव इन प्राइवेट एजुकेशन।
कि हम कहते हैं कि सारे को प्राइवेटाइज करो, टीच एवरी चाइल्ड व्हाट दे वांट टू लर्न पेरेंट्स के मुताबिक, या हम नेशनलाइज करना चाहते हैं करिकुलम को और हम इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू आउट, कोई इंग्लिश स्पीकिंग, कोई उर्दू स्पीकिंग, कोई उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम नहीं होगा, सारे एक ही मीडियम पे चलेंगे। चलो लिंग्विस्टिकली अगर देखते हैं, फिर एक्चुअल जो करिकुलम तैयार होना है मिसाल के तौर पर, तो देयर इज़ नो, इमरान खान की मिसाल ले लो आप, इत्तेफाक ये है कि अलकादर यूनिवर्सिटी की वजह से ही आज ये सारा केस और ड्रामा चल रहा है, जो कि बड़ा सॉलिड केस है बाय द वे, कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर ओपिनियन। पीटीआई वाले हमारे भाई, उनका प्रोटेस्ट हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी सपोर्ट फॉर इमरान खान बहुत कमेंडेबल है, और द फैक्ट कि वो ऑन टू सम एक्सटेंट अपनी सिविल लिबर्टीज़ के लिए बाहर आए हैं और खड़े हुए हैं फेस वैल्यू पे, हालांकि ये नहीं लगता, लेकिन थोड़ा सा आप खुरेदें तो लोगों की ग्रीवेंसेस यही कुछ हैं। अलकादर यूनिवर्सिटी केस जो है वो ठीक ठाक तगड़ा केस है, और इट इज़ रिलेटेड टू दी कैंपेन प्रोमिसेस जो इमरान खान साहब ने की थी कि मैं कोई ग्रेट सूफ़ी ट्रेडिशन जो पाकिस्तान इंडिया का है और हमारा रिलीजियस ट्रेडिशन है उसको रिवाइव करूँगा और हमारी नेशनल कल्चरल आइडेंटिटी उसकी बेसिस पे बनाऊँगा मैं। तो अलकादर यूनिवर्सिटी उसका रिजल्ट है, देख लें आप उसको। हम इवन अगर उसके इग्नोर करते हैं जो प्रोसेस हैं बाय विच वो एक्वायर की गई और बनाई गई वो यूनिवर्सिटी, एक्चुअल एक्शन प्लान क्या था इमरान खान साहब का? ऑन पेपर कोई पॉलिसी नहीं थी, कोई पॉलिसी एक्सपर्ट्स नहीं हायर किए गए थे बाय द पार्टी के वो एज टेक्नोक्रेट्स या एज वो टेक्निकल असिस्टेंट्स हायर किए जाएँ कि भाई ये एजुकेशन की फील्ड में माहिर हैं, ये फिलोसफी की फील्ड में माहिर हैं, ये कुछ नथिंग वाज डन। वेगरीज होती हैं कि मैं आई विल विद ग्रेट डिफरेंस टू एक्सपर्ट्स मैं ये पॉलिसी बनाऊंगा। व्हाट डज दिस मीन? एक्सपर्ट्स विल बी हायर्ड, आइडेंटिफाई द एक्सपर्ट्स, आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजिकल ड्राइव फॉर योर कैंपेन, उसकी कोई बैटल लाइन्स को ड्रॉ करें। बुनियादी तौर पे कोई भी आसमानी किताब, कोई भी मज़हब, कोई भी मैन मेड फ़िलासफ़ी, जो कोई भी फ़लसफ़ियाना सोच या मूवमेंट या फ़िक्र हो, ये सारी बुनियादी तौर पे 3 चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश कर रही होती हैं। कि पहला मसला जो है वो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेके आज तक वो मसला अनरिजॉल्व्ड है। वो ये है कि मर्द और औरत के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, एक दूसरे के ऊपर उनके क्या राइट्स हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और सोसाइटी इस बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर कैसे कायम होनी चाहिए और सोशल फंक्शनिंग कैसे होनी चाहिए। ये एक बुनियादी मसला, इसको हल करना चाहती हैं आसमानी किताबें और फिलोसफीज़। दूसरा बुनियादी मसला जो है वो आपका फार्मिंग के फिनोमेनन के बाद आता है, सरप्लस ऑफ फूड्स के बाद आता है, कि अब हम तिजारत करेंगे आपस में, चाहे वो बार्टर हो, चाहे वो करेंसीज़ का हो, उसकी वजह से कमर्शियल प्रोडक्शन मज़ीद ड्राइव होगी। तो इस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो प्रॉफिट यील्ड किया जा रहा है, जो एक्सेस क्रिएट हो रहा है, ज़्यादती जो है इसके अंदर, जो बढ़ावा है माल के अंदर, मादनियात के अंदर, जो भी कोई प्रोसेस इन्वॉल्व है, उसके अंदर कैपिटल का यानी ज़र का और मजदूरी का यानी लेबर का कितना रोल है, और सब्सिक्वेंटली कितना हक है उस प्रॉफिट के ऊपर। यानी आपको लगता है लेबर को तनख्वाहें मिलनी चाहिए और सारा प्रॉफिट जो है वो एक कैपिटलिस्ट या जो वेंचर कर रहा है, जो माल लगा रहा है, वो ले जाए। तो ये एज ओल्ड बहस है इंसानों की, जब से हमने कॉमर्स को डेवलप कर लिया हुआ है। वो 8000 साल पुराना है अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस। अदर्स ने रिसेंट डिस्कवरीज, जिस तरह वो टर्की में गोबेकली टेपी डिस्कवर हुआ, वहाँ पे भी कॉमर्स बेस्ड सोसाइटी नज़र आती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी हैं, बिकॉज दे वर एबल टू अफोर्ड मोर बेटर सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो वो इमारतें वगैरह बना लेते थे, पब्लिक गैदरिंग स्पेसेस। तो कुछ एविडेंस इज़ देयर, मे बी इट्स लैक्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, अल्लाह नोज बेस्ट। जैसे जैसे तारीख़ की स्टडी इम्प्रूव करती जाएगी तो पता लगता जाएगा, बट ये एज ओल्ड प्रॉब्लम है कि हम जब ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए कमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके अंदर मेरा कितना शेयर है एज अ लेबरर, या मेरा कितना शेयर है एज अ जिसने कैपिटल को इन्वेस्ट किया, जिसने बिजनेस को मैनेज किया, जिसने प्रोडक्शन को मैनेज किया। ये एक एज ओल्ड प्रॉब्लम है। और तीसरी जो इससे स्टेम करती है कि वंस हमने सोसाइटी को ऑर्गेनाइज कर लिया, मर्द और औरत ने, डिफरेंट फैमिली यूनिट्स हैव गॉटन टुगेदर और उन्होंने कमर्शियल सेंटर डेवलप कर लिया है और ट्रेड चल रहा है आपस में। अब जब ट्रेड फेल करेगा, जब मार्केट फेल करेगी, जब कोई ऐसी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगी जहाँ पे हमारी राइट्स या हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसके ऊपर एक उसका नुकसान हो सकता है, तो फिर एक स्टेट का तस्वर आता है। तीसरा मसला ये है कि स्टेट हमें सिक्योरिटी और आसाइश फराहम करने के चक्कर में हमारे ऊपर कितना कंट्रोल एग्जर्ट कर सकती है, हमारे ऊपर कितना काबू हो सकती है, और इनफरादी या इज्तिमाई हमारी आज़ादी बनिस्बत उस स्टेट के वो कितनी है। यानी हमारी आज़ादी कहाँ ख़त्म होती है और स्टेट का कंट्रोल कहाँ शुरू होता है। ये 3 बुनियादी मसले हैं। इसके इर्द गिर्द इंटायर हिस्ट्री जो सोशल साइंसेस की है, जो हमारी डेवलप्ड सोशल साइंसेस इंसानों की, कि ऑर्गेनाइज किस तरह करना है सोसाइटी को, वो इन 3 मेन मसलों के ऊपर है और सारे मसले इन्हीं से स्टेम करते हैं। यानी विमेंस राइट्स का इशू है तो वो एक्चुअली
उस पहले कोर सोशल इशू से स्टेम कर रहा है। अगर कोई फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट या इंटरेस्ट बेस्ड मार्केट्स का जो मसाइल हैं आजकल के, वो एक्चुअली इसी कमर्शियल प्रोडक्शन के बारे में उस इनिशियल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। सिमिलरली हुकूमत की देखें ना, अगर आप अमेरिका को एक माशरे के तौर पर देखें, वहाँ पे कंसिडर किया जाता है कि इंडिविजुअल फ्रीडम्स बहुत एक हाई लेवल पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं कंपेयर टू अदर सोसाइटीज़ जो एग्जिस्ट करती हैं अर्थ के ऊपर। तो वो इसी मसले से रहा होता है। अगर आप उनकी पहली बगावत देखें अमेरिकन की, जो एज अ नेशन थी अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, जो कि वो कॉलोनी थे, हालांकि वो दोनों गोरे थे और वो सिमिलर, वो एंग्लो सैक्सन्स और जर्मन्स की अक्सरियत थी ना जो अमेरिका में आबाद थी, उसके बावजूद वो रिलीजियस और एथनिक लाइंस शेयर करने के बावजूद उनकी आइडियोलॉजी में डिफरेंस आ गया। वो कह रहे थे कि यार ये एक कॉलोनियलिस्ट है, बादशाही निज़ाम चाहते हैं, और वो ट्रिगर वेदर टैक्सेशन से हुई थी, और वो टी के मसले से, चाय के मसले से हुई थी। चाय पे ही टैक्सेशन का मसला हुआ था। तो कॉमर्स और सोशल एस्पेक्ट्स का सबका रोल आता है। वो चाह रहे थे कि हम आज़ाद हों। इस तरह आज तक अमेरिका के अंदर असलहा जो है उसकी ओनरशिप बहुत एक फंडामेंटल राइट समझा जाता है कि कभी भी किसी भी वक्त हम हुकूमत के ख़िलाफ़ आर्म्स दे सकते हैं। मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा, दिस इज लिटरली देयर आइडिया, देयर कॉन्सेप्ट इज बिकॉज उनका आइडिया है कि इंडिविजुअल फ्रीडम्स जो है वो एब्सोल्यूट है। वेदर नॉट दिस शुड बी ट्रू फॉर आवर सोसाइटी, हमारे माशरे ने डिसाइड करना है, और उससे पहले माशरे ने एक्विप होना है। इलेक्टोरल सैनिटी मस्ट प्रिवेल। एक माशरे की 10-20 साल की एक तालीम का प्रोसेस होता है, एक ग्रोथ का प्रोसेस होता है, एजुकेशनल प्रोसेस होता है। जब वो एक पीक पे आती है अवेयरनेस, तो फिर वो कोई, तो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट कि क्या ये एक बहुत बड़ा इनकलाबी रहला था या क्या ये एक बहुत बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी थी? इट वाज नीदर, इट वाज एन आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन। और जो मॉब्स होते हैं उनके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ लीडरशिप ही रिक्वायर्ड होती है, और वो लीडरशिप अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं थी। प्राइमरली बिकॉज जो इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है PDM की, उन्होंने उनको इतने वेल्ड थ्रेट्स दिए हुए थे, और फिर सब्सिक्वेंटली उन सारों को अरेस्ट कर लिया कि वो केओस की जो एक लहर थी वो बढ़ती भी गई मैग्नीट्यूड में, और वो स्केल में भी फैलती गई। तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं, हालांकि मैं भी चाहूँगा कि मॉब जो है वो कोर कमांडर हाउस जैसी मुकद्दम जगह को ना नुकसान पहुँचाए, यार वो हमारी हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट है, प्लस वो एक बहुत सिम्बॉलिकली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के लिए है जो हमारी आर्मी है। एक बहुत ही वॉलेटाइल मुल्क के अंदर जो सराउंडेड बाय अदर वॉलेटाइल कंट्रीज, एनिमी और नॉट, यानी मैं नहीं कह रहा इंडिया हमारा दुश्मन है या ईरान या अफगानिस्तान, बट दे आर ऑल वॉलेटाइल नेशंस। इनमें कॉन्स्टेंटली कुछ एक्टिविटी परफॉर्म होती रहती है ग्लोबल स्ट्राइफ के अतबार से। उसमें उस जैसे मुल्क में तो, और प्लस इस खित्ते के अंदर जो इंडस वैली का एरिया है, 3-4 हज़ार साल से मिलिट्रीज की बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ये एक गुजरगाह है, ये एक गुजरगाह है सिल्क रूट की। और अब तो माशाल्लाह से हम एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट हैं, तो ये एक जोक नहीं है। मैं आपको इसकी सिंपल मिसालें दूंगा, इराक, लिबिया, अफगानिस्तान। अमेरिका ने कभी चूं की है लिबिया के बारे में कि जब से उन्होंने वहाँ बर्बादी कर दी है। कर्नल मोहम्मद गद्दाफी की स्टेट के अंदर वहाँ पे पब्लिक हेल्थ केयर था फ्री, पब्लिक रोड्स फ्री थी, आपके पास बिजली पानी गैस फ्री था, यानी सारी यूटिलिटीज़, आपको स्कूलिंग फ्री मिलती थी, आपको शादी के वक्त लोन मिलता था, बड़ा वो एक माकूल सबक है, इंटरेस्ट फ्री टाइप, और आपके बच्चे की पैदाइश के वक्त आपको ग्रांट्स मिलते थे। मैं मेरिट्स इसलिए गिनवा रहा हूँ क्योंकि डीमेरिट्स बहुत हैं सोसाइटी के। वो एक इंतहाई ब्रूटल रजीम थी, वहाँ पे एक जंगल के कानून से भी बदतर कानून था, एंड इट वॉज अनइमेजिनेबल कि इससे भी कोई बुरी चीज़ हो गई। जब वैक्यूम क्रिएट हुआ, जब टॉप मिलिट्री ब्रास और लीडरशिप को खड़का दिया अमेरिकन ने बाय सपोर्टिंग दी अरब स्प्रिंग, थी वो ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन, लेकिन उसको वो एक्चुअल रेवोल्यूशन वो थी, बाय द वे वो एक्चुअल रेवोल्यूशन थी। वो निज़ाम के अंदर अपनी जगह नहीं ढूंढने आए थे, वो निज़ाम को उखाड़ने आए थे। ये डिफरेंस होता है रेवोल्यूशन में और सिर्फ एक सिविल स्ट्राइफ के अंदर। क्या बचा लिबिया के अंदर? लिबिया के 4 टुकड़े हैं, और उनमें से अक्सर व बेशतर टुकड़ों के अंदर इंसानों की ओपन स्लेव मार्केट से एग्जिस्ट करती हैं। स्लेव मार्केट का कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा हमारे लोगों के, कोई हो भी सकती है ऐसी कि जहाँ मंडी हो, जहाँ लाख बंदा खड़ा हो, 10,000 बंदा खड़ा हो, और उनके आगे 100-200 लोग बिकने आए हों, और वो उन पर बोलियाँ लगा रहे हैं जैसे कि वो डंगर या कोई माजी या कोई वो भेड़ बकरी हैं। तो ये एग्जिस्ट करता है लिबिया के अंदर इस वक्त, ये एग्जिस्ट करता है इस वक्त। लिबिया का ऑयल ट्रेड अभी भी चल रहा है इसके बावजूद, बिकॉज फाइनेंशियल एसेट्स को और इस तरह के एसेट्स को सिक्योर कर लिया जाता है। लेकिन लोगों की पस्ती का ये आलम है कि वहाँ पे लोगों को जकड़ के, बच्चे बच्चियों को घरों से पकड़ के अगवा करके ग़ुलाम बनाया जाता है, और वो बिकते हैं बाज़ारों के अंदर। आपने कभी ब्लिंकन के मुंह से या कोई स्टेट्समैन हो अमेरिकन, या बुश के या ट्रंप से या ओबामा के मुंह से सुना कि यार ओहो सॉरी चैप्स, बंगल अप कर दिया हमने? दे विल नेवर मेंशन इट। वो अपना काम करेंगे और वो मूव ऑन करेंगे, बिकॉज उनको वहाँ पे
नॉर्थ अफ्रीका के अंदर और मिडल ईस्ट के अंदर उनको अनस्टेबल स्टेट्स चाहिए, बिकॉज उनका जो एलाई है इसराइल, उसको उन्होंने सिक्योर करना है, ये उनकी एक पॉलिसी रही है। और सऊदी अरेबिया भी उनका जो एलाई है बाय द वे, इन दोनों की खातिर वो एक जनरल रीजन के अंदर एक इंस्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। प्लस पैन अफ्रीकन कल्चर के लिए बहुत कुछ एक्टिविटी कर रहा था अफ्रीका को यूनाइट करने के लिए, और कुछ कॉमर्स और ट्रेड के अंदर भी वो गोल्ड स्टैंडर्ड की भी बातें कर रहा था मुअम्मर गद्दाफी। हालांकि उन्हीं का लगाया हुआ बंदा था, उन्हीं का एडेड कू था उसका, उसके कंट्रोल था, बट वो अब फुदक रहा था, वो उनके उस निज़ाम से उछल रहा था, उछल के आसमान को कभी टपकता था, कभी ज़मीन पे आके लगता था। तो वो दे कुड नॉट, वो बर्दाश्त नहीं थे। इराक़ के अंदर जब इन्होंने कॉन्कर किया इराक़ को, एंटर किया इराक़ के अंदर, जब रेजिस्टेंस शुरू नहीं हुई थी, अभी इराक़ की आर्मी वो रिजॉल्व तोड़ी थी, इन्होंने क्या कहा कि 80% जो पूरे निज़ाम है सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का, वो बाथिस्ट हैं, यानी जो बाथ पार्टी जो इराक़ की सद्दाम हुसैन की पार्टी थी, तो डी बाथिफिकेशन करनी हमने इराक़ की, तो हम टॉप मिलिट्री सिविल ब्यूरोक्रेसी और जुडिशल स्टाफ को हम फारिग करने लगे। 70 to 80% उन्होंने मैनेजमेंट को इराक़ की फारिग कर दिया। तो सब्सिक्वेंटली इराक़ के साथ क्या हुआ, इराक़ के अंदर यूसी के वो सारी मैनेजमेंट जाके उठ के जाके गाड़ियाँ रख ली उन्होंने, वो जाके आईसिस बन गए, और फिर आप द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। क्या आज कोई पाकिस्तानी इराक़ के माशरे में रहना चाहेगा? क्या आज कोई पाकिस्तानी कहेगा मैं इराक़ जा रहा हूँ कारोबार करने, अपनी ज़िंदगी बसर करने? इराक़ का क्या हाल हुआ। इसमें मैं कोई मेरिट्स नहीं बहस कर रहा कि इराक़ अच्छा मुल्क था या बुरा मुल्क था, लीबिया अच्छा मुल्क था या बुरा मुल्क था, गद्दाफी कैसा था या सद्दाम ऐसा था, पर आप कह रहे हैं कि स्टेट की इंस्टीट्यूशंस को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि स्टेट की इंस्टीट्यूशंस ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, जो कि एक यूनिक फिनोमेनन है ह्यूमन हिस्ट्री का, कि एक न्यूक्लियर स्टेट है, एक कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, जो मुस्लिम जो 36-38 हमारे और मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं। इस तरह से आप हमारी मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस पे नहीं धावा बोल सकते। जितनी मर्जी आपकी फ्रस्ट्रेशन हो, जितनी मर्जी फ्रस्ट्रेशन हो, आप करें पीसफुली, आप जीएसयू के बाद जाके पीसफुली प्रोटेस्ट करें, कोर कमांडर हो तो पीसफुली प्रोटेस्ट करें हम जाके। इसके अंदर एक एलिमेंट है, मैं नॉट टू प्रोवाइड कवर फॉर दी पीटीआई के सपोर्टर्स जो हैं, जो अवाम का जो रिएक्शन था, बट एक एजेंट प्रोवोकेटर्स का एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप वॉल स्ट्रीट के धरने देख लें, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट के 2008 में, जब वॉल स्ट्रीट के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद लोगों ने, ख़ासतौर पे जो लेफ़्ट लीनिंग सोशलिस्ट थे, उसमें प्रोफेसर्स थे और काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स भी थे, उन्होंने जाके वॉल स्ट्रीट को ऑक्यूपाई करने की एक तहरीक चला रही। वॉल स्ट्रीट जो बड़ा फाइनेंशियल हब है अमेरिका का, न्यूयॉर्क के अंदर, जहाँ पे वो बुल भी बना हुआ, बाहर आपने देखा होगा, उन्होंने वहाँ जाकर उसको ऑक्यूपाई कर लिया। और मूवमेंट जो थी वो बड़ी पीसफुल थी, वो वहाँ बटन्स बांटते थे, बैज पहनते थे, बोतलें पानी जूस बांटते थे और सुकून करते थे। कहते लेकिन यहाँ से हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक इनका एहतसाब नहीं होगा। उन्होंने वो ऑब्जर्व किया था कि उनके अंदर लोग मिलिट्री और पुलिस इशू स्टैंडर्ड जो कॉम्बैट बूट्स होते हैं वो पहने हुए बड़े तकड़े किस्म के मास्क्ड इंडिविजुअल्स, उन्होंने आके तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़ा और दंगा फसाद शुरू कर दिया। एंड सब्सिक्वेंटली वो शट डाउन होगी सारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रही थी। WTO प्रोटेस्ट भी कहते हैं, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम थे इसके। जब ये बंद होगी सारी मूवमेंट, तो बाद में इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया कि हमारे दरमियान एजेंट प्रोवोकेटर्स भेजे गए थे, कि एजेंट्स जो प्रोवोकेशन करने आए हैं। एंड ट्विटर वगैरह के ऊपर अगर आप देखें, सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी वीडियो एविडेंसेस आई हैं जहाँ पे लोग वीडियो बना के मना भी कर रहे हैं बंदे को, लेकिन वो बंदा कुछ ऐसे तैयार हुआ हुआ है, मुँह छुपाया हुआ है, उसकी कोई वर्दी, उसका कोई हुलिया, वो डिफरेंस है, तो बड़ा तगड़ा किस्म का बंदा होगा आमतौर पर। इस तरह के माड़े माड़े बच्चे बच्चियाँ इस तरह प्रोटेस्ट कर रहे थे या बूढ़े आंटी अंकल थे, उनकी तरह नहीं होता। वो स्पॉट दी ऑड वन आउट वाला हिसाब होता है कि ए मुंडा है जड़ा इन्हां तरह लग रहा है, अपनी आइडेंटिटी भी छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, मास्क पहना होता है इनके पे, और यूजुअली जब उनको कन्फ्रंट किया जाता है तो वहाँ से खिसक जाते हैं। इस सब के अंदर जो पॉजिटिव्स निकले हैं वो मेरे ख्याल में कि जो विमेंस राइट्स के अतबार से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में औरत मार्च ने अपनी हिस्ट्री में इतना नहीं अचीव किया होगा जितना वो ख़वातीन जो यूथ विंग की हैं, पीटीआई की, ऐसे इवन ऑर्गेनिक सपोर्टर्स हैं। जितने मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं उन सब में औरतें ज़रा फोर फ्रंट पे थी। मैं डरपोक तरीन आदमी हूँ, मैं सड़क पे मेरी गाड़ी लग जाए और अगले बंदे की गलती हो, मैं लड़ाई नहीं करता, लेकिन यहाँ पे पब्लिक और स्टेट इंस्टीट्यूशंस के सामने वो बच्ची, छोटी छोटी बच्चियाँ, मतलब 18, 20, 25, 30 साल की उम्र है उनकी, और बड़ी उम्र की लेडीज़ भी, बच्चे पकड़े हुए उन्होंने, इन्फेंट्स पकड़े हुए, कपड़े भी इमैक्युलेट पहने हुए, हीले भी पहनी हुई हैं, बैग भी पकड़े हुए। तो जो एक मजाक होता है ना ख़वातीन का, या जो एक मजाक उड़ाया जाता था कि ये बर्गर क्लास है, पीटीआई की है, ये मेरे ख्याल में पॉलिटिकल अंडर एस्टिमेशन थी ऑफ द प्रॉब्लम, कि एक मकबूलियत मिल चुकी हुई है, ख़ास तौर पर जो एक मिडल ऑफ मिडल क्लास है, जो बड़ा इलेक्टोरल पावर हाउस है,
उसके अंदर बहुत मकबूलियत मिल चुकी है पीटीआई को, और ख़वातीन उसको स्पीयर हेड कर रही हैं। मैं नोट किया था कि जब ये प्रोटेस्ट शुरू या इमरान खान साहब अरेस्ट हुए थे तो वो जो एक कोई ग्रुप थी व्हाट्सएप की, उसमें मैंने ऐसी नज़र मारी तो किसी ने मैसेज भेजा हुआ था कि पीटीआई के सपोर्टर्स ने ऐलान किया कि एहतजाज हो, और साथ ही उन्होंने शाम की चाय का इंतज़ार शुरू कर दिया। तो आई थिंक वो जो एक परसेप्शन थी डेफिनेटली लोगों के माइंड में कि जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं वो बर्गर बच्चे हैं या वो एक अपर क्लास है जो घर पे बैठी रहती है, वो काफ़ी हद तक टूट गई है। नहीं, वो वाली बात नहीं रही। आई थिंक इनफैक्ट अपर क्लासेस ज़्यादातर जो आपको एलीट की मिलेंगी वो नून लीग या पीपल्स पार्टी की सपोर्टर होती हैं। अगर आप सिंध की एलीट की बात करें, कराची की जो एक एलीट है इंटेलेक्चुअल फाइनेंशियल एलीट जो है, वो तो आपको पीपल्स पार्टी के बड़े हेड्स नज़र आएंगे। और पंजाब के अंदर जो बड़े इंडस्ट्रियल फैमिलीज़ के लोग होते हैं या बड़े ज़िम्मेदारी के ख़ानदानों के लोग होते हैं, जो बड़े बड़े इवन इंटेलेक्चुअल जो हमारे बाहर पढ़े लिखे हों, वो ज़्यादातर नून लीग के सपोर्टर्स होते हैं। पीटीआई के अंदर एक आपको एलीट से एक्चुअल कम सपोर्ट मिलती है आपको। वो एलीट कह देते हैं, हाँ सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के अंदर आई कैन नॉट से इट सीम्स टू बी द केस कि दे हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ सपोर्ट, बट जो आम प्राइवेट सिटीजन के अंदर है ज़्यादातर मिडिल क्लास सपोर्टर हैं पीटीआई के। नहीं, पीटीआई की सपोर्ट डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हद तक ना क्लास को ट्रांसेंड कर गई है। हमने एक दफ़ा तारिक साहब के साथ वो वीडियो भी बनाई थी कि हर तबके के अंदर अभी आपको पीटीआई का सपोर्टर मिलेगा, और इसका सबसे बड़ा रोल सोशल मीडिया का। पर नहीं, आपको ये क्यों लगता है कि इनका ये जो बयानिया था इंसाफ वाला, क्योंकि अगर हम बात करें कि पीटीआई अगर किसी फ़लसफ़े पे कैंपेन कर रही है तो उनका फ़लसफ़ा बुनियादी तौर पे ये है कि इंसाफ होना चाहिए। वाई डू यू थिंक ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ रेजोनेट की है बात? देयर इज सम ट्रूथ टू इट, के स्पेशली पोस्ट भुट्टो या पोस्ट ज़िया पाकिस्तान के अंदर एक जनरल नैरेटिव था। अब क्लेम किया जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पुश किया जाता था कि यार ये सारे चोर हैं। अब ये सारे के अंदर उन्होंने ज़्यादा बड़े ग्रुप को इनकम्पस कर लिया पीटीआई वालों ने, बट वो स्लोली किया, बिल्ड किया। इनिशियली पीटीआई वाज वेरी प्रो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई का सपोर्टर भी बड़ा एक प्रो इस्टेब्लिशमेंट था, लेकिन उस बयानिए को उन्होंने एक्सटेंड करके कहा कि यार जो जहाँ भी चोर है, और चोरी पे ज़्यादा फोकस है, अदर काइंड्स ऑफ, यानी को आप ज़्यादा देखेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच या इन चीज़ों की बात नहीं ज़्यादा की, कि चोरियाँ जिसने की हैं ना पाकिस्तान से और माल को ऑब्फिस्केट करके बाहर ले गए हैं इस तरह, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहा है। आई थिंक इट इज़ ट्रू यूनिवर्सली। एक तो फैक्चुअली ट्रू है कि बाकी पाकिस्तान का अक्सर और बेशतर जो माल है वो लूटा गया पब्लिक मनीज़ का, और चाहे वो डेवलपमेंट फंड हों, MPs MNs के, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स की जो वो ब्राइब टेकिंग है और जायज़ और नाजायज़ कामों को रोक या शुरू करवा देने वाले हरकत है, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो पब्लिकली अपेरेंट फाइनेंशियल डीलिंग्स हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तो अक्रॉस द बोर्ड ये चोरियाँ चकारियाँ तो होती हैं, इंडिविजुअल केसेस में सारों में होती हैं। और ये पीटीआई का बयानिया पॉपुलर इसलिए हुआ है बिकॉज ये इंडिविजुअल चोरी से बढ़ के एक पॉइंट आ चुका है पिछले 30-40 सालों में। आई कैन नॉट पुट माय फिंगर ऑन वन स्पेसिफिक इवेंट के यहाँ से शुरू हुआ है कि अब इंस्टीट्यूशनल लेवल करप्शन बन चुकी हुई है। सिमिलरली अगर आप एक एवरेज सिटीजन की बात करें, उनके आइडियाज़ अबाउट द कोर्ट्स, एटलीस्ट लोअर कोर्ट्स की हद तक और हाई कोर्ट्स की हद तक, सुप्रीम कोर्ट के बारे में इतने ख्यालात नहीं होते उनके में भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आइडिया है कि वो उसका क्या काम है, कंप्लीट जस्टिस क्या होती है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के भी जस्टिस अदा कर सकते हैं। इतने कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को नहीं हमारी वहाँ एक्सप्लोर कर रही, बट लोअर कोर्ट्स के अतबार से कोर्ट कचहरी जिसको कहते हैं, वो तो कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर है। आप किसी भी एवरेज सिटीजन से बात कर लेते हो, उससे जी इंसाफ नहीं लगता, उधर जी कुछ नहीं मिलना हमें, मेरे बाप का इतनी देर से केस चल रहा है, मेरे भाई का इतनी देर से केस चल रहा है। फिर पुलिस जो ब्रूटैलिटी है या इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का कॉन्सेप्ट है, स्टेट के जो वायलेंस के ऊपर जिनकी मोनोपोली है, उन विंग्स की, पुलिस हो, कोई और इंटेलिजेंस इदारे हों, इन्वेस्टिगेटिव इदारे हों, FIA NAB, उनके बारे में भी आपके सामने है। यानी अगर बीच में कोई ऐसे FIA की फॉर एग्जांपल साइबर क्राइम के ऊपर बड़ी उनको लॉड किया गया था कि जहाँ जहाँ हरेसमेंट हो रही थी, जहाँ जहाँ कोई ब्लैकमेलिंग हो रही थी इंटरनेट के ज़रिए, उन्होंने बड़ा स्पीडी तरीके से रिस्पॉन्ड किया। जहाँ वो एक पॉजिटिव पॉइंट लेके आते हैं तो वहाँ पे आकर ठप करके जनाब वो जनाब नेट सर्विसेज बैन कर दी, तो वो कर दिया, तो ये व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया, तो फलाना ब्लॉक कर दिया। तो वो अनफॉर्चुनेटली जो यूनिवर्सल बयानी है ना, अगर आप इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस को भी मुल्क की निकाल के देखें तो पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड विद देम। देयर वेरी फ्यू इंस्टीट्यूशंस जो पाकिस्तान में खड़ी हैं, कायम और दायम हैं और लोग पसंद भी करते हैं। वो बयानियाँ भी टूटना शुरू हो गया आपके सामने कल के प्रोटेस्ट के बाद।
पुलिस ब्रूटैलिटी लोग फेस करते हैं, रूटीन ट्रैफिक चेक्स जो होते हैं, रूटीन ट्रैफिक स्टॉप्स जो होते हैं, जो मोटरवेज़ की इंटरचेंजेस पे होते हैं, जो बड़ी शाहराहों पे होते हैं, पुलिस ने, अगर आप यंग लड़के हैं तो आपको पता है कि पुलिस आपके ऊपर नारकोटिक्स ढूंढने की कोशिश करेगी, आपकी प्राइवेट लाइफ में इंटरफियर करेगी, ये साथ जो लड़की बैठी हुई है कौन है, ये लड़का बैठा हुआ है वो कौन है, आईडी कार्ड दिखाओ। मतलब एक स्टेट के अंदर आपको जो एक ना सिक्योरिटी की सेंस नहीं प्रिवेल करती, और अगर कोई पैटी क्राइम्स भी होते हैं आपके ख़िलाफ़ तो लोग पुलिस को बुलाना नहीं पसंद करते, एफआईआर कटवाना नहीं पसंद करते, जनरली खुद प्रॉब्लम्स को अपनी रिजॉल्व करते हैं। पोस्ट दी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिसको रजीम चेंज कहते हैं, इमरान खान की पार्टी, और जिसको पीडीएम वाले कहते हैं कि बहुत बड़ी कोई डेमोक्रेटिक वो जीत थी, जिस तरह की खूबसूरत किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग चल रही थी उस वक्त, आप देखते हैं कि एस्कुलेशन होती है सारे के अंदर। इकोनॉमिकली दे डोंट फील द पॉपुलस के स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। उनकी जो क्राइम एंड पनिशमेंट के अतबार से जो सोशल जस्टिस है उसके लिए डोंट फील रिस्पॉन्सिबल। याद है एक पिछले दिनों आपको याद है 3-4 महीने पहले बहुत स्पाइक इन स्ट्रीट क्राइम हो रहा था, और ये भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि लोग अब रिपोर्ट नहीं कर रहे पुलिस को, बिकॉज कॉन्स्टेंटली जो पुलिस का अपरेटस है वो किस चीज़ में इंगेज्ड है, प्राइवेट सिविल डिफेंस, अमीर लोगों की, और पब्लिक फिगर जो हमारे सारे हैं, हर घर बंदे के घर 15-15, 20-20 पुलिस वाले तैनात हुए हैं। नंबर 2 पॉलिटिकल जो है वो विल को एग्जीक्यूट करना, इमरान को उठा लो, फलाने को उठा लो, फवाद चौधरी को उठा लो, तो ये कर लो। और वो आपको इस प्रोटेस्ट के अंदर भी 72 घंटे में नज़र आता है कि 72 घंटे के अंदर जो है पुलिस अपरेटस से मज़ीद नफरत लोगों की पैदा हुई है। ना सिर्फ ब्रूटैलिटी चल रही थी, यानी लाहौर में कुछ एक मेरे ख्याल है मौत हुई है लाहौर में, गलबन कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं आपके एक आधा बंदा मर रहा है लाहौर। ओवरऑल 70 बंदे, आई थिंक ओवरऑल 70-80 बंदे के करीब कत्ल हो गए। यार ये हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, अगले जो पुलिस ज़ख्मी हो रहे हैं वो पाकिस्तानी हैं। पुलिस के लिए नफरत, एक्चुअली वो नफरत होती है करप्ट सिस्टम के लिए, वो पुलिस के इंडिविजुअल से नफरत नहीं हो रही होती। वो मतलब आप देखें अगर 72 घंटे के अंदर जो लीडरशिप ने आके क्वेल करना था इस केओस को, इस मैडनेस को, पहले तो मेन लीडर गया इमरान खान, अब इसको डायरेक्ट करना है इस मैडनेस को, इसमें से स्टीम लेट आउट करनी है, सारी छोटी लीडरशिप जो है उसको भी खड़का दिया आपने। मतलब फवाद चौधरी गॉन, असद उमर गॉन, शरीम मज़ारी गॉन, यास्मीन राशिद गॉन। मतलब डू यू वांट मोर केओस? क्या आपसे संभाले नहीं चाह रही सिचुएशन? तो आप हेल्म ऑफ अफेयर से उतर जाएं। शहबाज शरीफ भी कहता है कि यार हम अभी अनाउंस करते हैं कि हम बहुत बड़ा फेलियर हुआ है और हम इलेक्शंस करवा रहे हैं, आओ बैठो इफ़ दे वांट नेगोशिएशंस कैन सक्सीड। सिमिलरली पीटीआई हट धर्मी की पे उतरी हुई है कि वो कहती है कि माई वे और द हाईवे, और वो इस्टेब्लिशमेंट को अपील्स कर रही है। तो बुनियादी तौर पे ये इनकलाब इसलिए नहीं है क्योंकि ये निज़ाम को जड़ से उखाड़ने की बात नहीं करता, वो किसी नए रिप्लेसमेंट सिस्टम की बात नहीं करता ये, और ये एट बेस्ट सिविल स्ट्राइफ है। इसमें सैयद मुजम्मिल साहब की आप 11 मिनट 12 मिनट की क्लिप आई है, बहुत अच्छी है। उनका नाम सैयद मुजम्मिल शाह है, सैयद मुजम्मिल है। सैयद मुजम्मिल साहब जो हैं वो, मैं उनसे बहुत चीज़ों पर डिसएग्री करता हूँ। हमारा अक्सर शुगल भी लगता है कि एक स्ट्रेट एंड नैरो है, सरात मुस्तकीम, उस पर चलते चलते जहाँ हम राइट हुए हैं वहाँ सैयद मुजम्मिल साहब लेफ्ट हो गए हैं, और हम चाहते हैं वो भी राइट पे हमारे साथ आएँ। बड़े एक ट्रू जेंटलमैन है और इंटेलेक्चुअल आदमी है, प्रिंसिपल्स पे खड़े होने वाले। उन्होंने जब पीटीआई के, हालांकि वो बहुत हरास भी करते हैं पीटीआई की मैनेजमेंट उनको और पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं कि ये रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर मुझे बहुत डिस्कस्टिंग लगती है, काफ़ी गंदी वो एक ना ये वो ना इल्मी गालियाँ होती हैं कि ये वर्ड बोल दिया तब सब कुछ नलीफाई हो गया इस आदमी का। एवरीथिंग दैट ही हैज एवर डन इज बीन मल्टीप्लाइड बाय 0। ये किसी मूवी से है रॉन्ग नंबर, पीके मूवी से है, पीके मूवी है, कोई आमिर खान, इमरान खान की मूवी है। इमरान खान का बॉलीवुड करियर ख़त्म हो गया है, फील लाइक छोटा बेटा उसका या भांजा है। आमिर खान की मूवी है पीके, अपेरेंटली उसके अंदर ये सीन है, सलमान खान है। तो वो रॉन्ग नंबर, मुझे आई अंडरस्टैंड इम्प्लिकेटिवली कि इसका क्या मतलब है कि रॉन्ग नंबर क्या होता है जब आपने फ़ोन किया तो गलत मिल जाता है, बट आई थिंक ये बहुत एक एब्सोल्यूट काइंड ऑफ थिंकिंग है। सैयद मुजम्मिल साहब ऐसी बातें करते हैं जो मेरे भी कभी कभी मेरे होश उड़ जाते हैं कि यार मैंने सोचा नहीं, या मेरे में इतनी मॉरल करेज नहीं थी कि मैं ये बात करूँ। लेकिन कभी कभी वो ब्लंडर्स भी करते हैं, जिस तरह उन्होंने बिल्कुल ब्लैंकेट जिस तरह कहा है कि ये एक रेवोल्यूशन नहीं है, इसमें रेवोल्यूशन की टेंडेंसीज़ हैं, और लीडरशिप जो होती है वो रेवोल्यूशन की वेव्स पे आती है। इसी बात में उन्होंने सही बात भी की कि उन्होंने कहा कि इसकी कोई आइडियोलॉजिकल बेंट नहीं है, आई एग्री विद यू, बट ग्रीवेंसेस एटलीस्ट रियल है और टेंजिबल है। दे आर नॉट सो इन्फेंटाइल कि सिर्फ उनको इमरान खान टीवी के ऊपर चाहिए। उन्होंने बहुत ही इन्फेंटलाइज किया हुआ था कि इमरान खान टीवी पे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इनको। ट्रू, दैट इज एन एलिमेंट ऑफ दैट, दे वांट देयर हीरो बैक इन द पब्लिक स्फीयर एंड दे वांट हिम एज प्राइम मिनिस्टर एंड दे वांट टू वॉच हिम ऑन द टीवी जब वो रात को जाते हैं। बट
डीप ग्रीवेंसेस हैं, डीप रूटेड ग्रीवेंसेस हैं. इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द पब्लिक कि उनकी कोई सिविक ट्रेनिंग नहीं है, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है पॉलिटिकल साइंस में, आइडियोलॉजी में, फ़लसफ़े में, मंतक में. दे हैव नो क्लू. नॉट देयर फॉल्ट. अच्छा, अगर उनकी सॉरी जी, एक क्रिटिसिज्म जो इमरान खान का होता है वो यही है कि इसने लोगों के अंदर जहर भर दिया है या इसने लोगों को बहुत डिवाइड कर दिया है. और टू सम एक्सटेंट ये ट्रू है कि आप जब ऑनलाइन किसी या इवन रियल लाइफ में जब आप किसी इमरान खान सपोर्टर से मिलते हैं तो वो ऑलमोस्ट स्टबर्न, यानी कि वो इतने स्टबर्न होते हैं कि वो कहते हैं कि हम इसके ख़िलाफ़ कोई बात सुन ही नहीं सकते जी. ठीक है. वेर एज इस तरह नहीं होना चाहिए. आपको लोगों की जो बुरी चीज़ें उन्हें क्रिटिक करना चाहिए और आप उनकी अच्छी चीज़ें पसंद करें. लेकिन ये क्रेडिट आपको इमरान खान साहब को देना पड़ेगा कि उन्होंने लोगों के अंदर एक पॉलिटिकल अवेयरनेस इंस्टिल कर दी. एटलीस्ट उसकी चाहत. लोग डिस्कशन देखें, ये डिस्कशन शुरू हुई है मैं समझता हूँ कोई 3-4 साल पहले, जिस तरह खान साहब की गवर्नमेंट आई है और सोशल मीडिया का भी एक अरूज हमने देखा है तो लोगों ने ये डिस्कशन शुरू की है. माना कि वो इतनी कॉम्प्लेक्स अभी नहीं है, नहीं, वो इस हद तक ही है कि यार इमरान खान है, इमरान खान जो कहता है वो ठीक है. लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि अब लोग, जिस तरह आपने भी पहले एक दफ़ा बात की थी कि हिस्टोरिकली लोग चीज़ों को देखना शुरू हुए हैं. जी, सिमिलैरिटीज़ कॉन्स्टेंटली जो वो ड्रॉ कर रहे होते हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मुजीबर रहमान साहब कर रहे होते हैं. And they are trying to learn quote unquote from the lessons of history, which is a step towards, I mean, would you say कि पॉजिटिव स्टेप है? I mean, I would say कि डिस्कोर्स का म्यार बढ़ा है उसकी वजह से. मैं आपको मिसाल देता हूँ. मेरे बचपन में एटलीस्ट ये ट्रू था कि मजहबी बहसें और सियासी डिस्कशनें डाइनिंग टेबल पे नहीं होती थी. पार्टीज़ के खानों के एंड पे जेंट्स जो हैं, बड़े जो हैं, वो साइड पे बैठ के जाके कोई अपनी थोड़ी सी गुफ्तगू करते थे. बट अब एक पब्लिक एक्सेस का मामला बन गया. बच्चे बूढ़े सब दे आर फोर्स टू एंगेज इन पॉलिटिकल डिस्कोर्स. एटलीस्ट मैं रजिस्ट्रेशन की बात नहीं करता, वो एक सेपरेट इशू है, वो पीटीए का उससे कोई ताल्लुक नहीं है. पर पॉलिटिकल डिस्कशन के अंदर वो मजबूरी से भी उनको एंटर करना पड़ता है. मेरे लिए बहुत इंप्रेसिव बात है ये. मैं मतलब इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि डिवाइसिवनेस जो है इमरान खान की वो आई है, बिल्कुल आई है. आप व्हाट्सएप ग्रुप्स खोलें तो वो सब लड़ रहे होते हैं. एक साइड ऑफ द फैमिली पीटीए वाली होती है, एक नून लीग वाली होती है. ये बच्चे की फ़ोटो शेयर करते हैं तो वो नहीं कमेंट करते हैं कि बच्चा बहुत प्यारा है, कि बहुत पैड़ा है, कि बहुत बदसूरत है. तो वो करते हैं तो फिर वो ग्रुप छोड़ देते हैं जब कोई इमरान खान के खिलाफ चुटकुला निकालता है कोई टिकटॉक से या इंस्टाग्राम से, और फिर नया ग्रुप बन जाता है. और वो सारी कोल्ड वॉर फैमिलीज़ के अंदर चलती है. बट आई डोंट थिंक कि इसका ताल्लुक इमरान खान से. आई थिंक इसका ताल्लुक है हमारी लैक ऑफ कैपेबिलिटी टू कंडक्ट कॉन्वर्सेशंस. हमारी कौम की ट्रेनिंग ही नहीं है कि वो इख्तलाफ को पसंद कर पाए या बर्दाश्त कर पाए. असल में इख्तलाफ को ख़त्म करना मकसद नहीं होना चाहिए. इख्तलाफ की बुनियाद पर लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना मकसद है. बिकॉज इख्तलाफ अकल आ गई ना इंसान के अंदर, अब इख्तलाफ होगा. या तो हम रोबोट होते या फरिश्ते होते सारे कि हम अल्लाह के बस हुक्म पे चलते. ह्यूमन बीइंग्स हैव डिफरिंग ओपिनियंस अबाउट द सेम एक्चुअल एक फैक्ट भी जो होती है. हालांकि मैं कोई उस तरह से मॉडर्निस्ट नहीं हूँ, पोस्ट मॉडर्निस्ट नहीं हूँ. मैं बिलीव करता हूँ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स के अंदर. बट इवन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ कैन बी व्यूड फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स. इस हद तक तो मैं भी मानने को तैयार हूँ कि एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट के बारे में भी लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होंगे जिसमें से रिजल्ट निकालेंगे वो. तो गिवन दैट सर्कमस्टांस तो आपको इख्तलाफ को बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी आनी चाहिए. और ये घरों के अंदर भी एक फेलियर हुआ है. सारा कुछ मैं स्टेट पे नहीं ब्लेम करता. हमारे हाउस होल्ड यूनिट के अंदर हमारे एटलीस्ट जो बूमर हजरात हैं, जिनको बूमर्स कहा जाता है, जो इस वक्त 40 से लेकर 80 के होंगे आई गेस, क्योंकि इन्होंने घर का माहौल ऐसा रखा है कि कभी भी वहाँ पे इख्तलाफ की कोई गुंजाइश नहीं होती थी. इवन प्रिंसिपल मैटर्स के ऊपर, प्रैक्टिकल तो छोड़ दो, जो पेटी मैटर्स होते हैं, प्रिंसिपल मैटर्स के ऊपर भी कोई डिस्कशन नहीं होती थी. फादर नोज बेस्ट, फादर हैज डिसाइडेड, ये वाली एक पॉलिसी रही है. तो फिर बाद में स्टेट को भी ऐसे ही व्यू करेंगे लोग, फादर नोज बेस्ट, फादर हैज डिसाइडेड. स्टेट ना माँ है ना बाप है, ना कोई बेनेवलेंट वो है हमारा कोई बेनिफैक्टर है. स्टेट हमारा मुलाजिम होना चाहिए और हम उसकी कलेक्टिव, वो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की रिप्रेजेंटेटिव है. जो हम सारे इकट्ठे होकर एक मजमूआ है वो स्टेट है. तो जब तक हम इख्तलाफ की तमीज़ नहीं सीखेंगे, क्रिटिसिज्म की तमीज़ नहीं सीखेंगे, और इसका ताल्लुक फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ है, क्योंकि हमारे लोगों को डिसएग्री करना नहीं आता. मजहबी तबकों में तो वो कुफर की और इस्लाम की जंग बन जाती है कि तुम मेरे से डिसएग्री करते हो तो तुम काफिर हो, नाउज़ुबिल्लाह. हालांकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि अगर एक मुसलमान दूसरे को काफिर कहे तो यकीनन दोनों में से एक ज़रूर काफिर है.
यानी ये बड़ी समझने वाली बात है कि या तो सिद्ध के दिल से एक आदमी जब डिक्लेयर करता है कि यार सो एंड सो एज अ काफिर और ये बहुत गुमराह हो गया, दैन इट मीन्स के वाकई में, बट इन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ केसेस इट विल बी ट्रू कि ये सिर्फ एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है रिलीजन को, और जो वेपन के तौर पर रिलीजन को इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें क्या ईमान होगा। सिमिलरली जो लेसर डिग्री की चीज़ है इंपॉर्टेंस के अतबार से, रिलीजन इज़ द हाइस्ट इंपॉर्टेंस मेजॉरिटी ऑफ लोगों की लाइफ में, मेरी लाइफ के अंदर भी एटलीस्ट। पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है हमारा वो एक लेसर डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस की चीज़ है। इकोनॉमिक डिसीजन जो हैं इसके ऊपर तो इख्तलाफ होना चाहिए, ज़्यादा ओपन और ज़्यादा इनकम्बेंट होना चाहिए और ज़्यादा रिलैक्स्ड और ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए, लेकिन नहीं है। पीटीआई को वो अगैन ईमान कुफर की जंग बनाते हैं, नून लीग वाले नून लीग को बनाने की कोशिश करते हैं, और ये बयानिए कोई यूनिक टू इमरान खान नहीं है, ये यूनिवर्सल रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर भी और पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर भी। ये वही नून लीग है जो मतलब मंसूर अली खान साहब के इंटरव्यू में अगर आप देखें तो वो कहते हैं मेरे घर में, मिस मरीम नवाज़ कहती हैं कि मेरे घर में बहुत एहतराम होता था बेनज़ीर भुट्टो का। यार ये तो कोई डिलूडेड सी बात है। पर इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की फोटोज को डॉक्टर करके बेहुदा बना के उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। इवन कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से फेंकते थे शहरों के अंदर, कराची में फेंके थे शायद उन्होंने, अल्लाह जानता है। और मतलब हिस्टोरिकली इनफैक्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पीपल्स पार्टी के फिगर हेड हैं, स्पिरिचुअल फादर हैं, फाउंडिंग, उनके बारे में तो मशहूर है कि गालियाँ इनटू पॉलिटिक्स वो लेके आए हैं। आप उनकी तकरीरें देख लें तो माशाल्लाह आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह वो बंगालियों को समझते थे या मुजीबर रहमान को समझते थे, और वो किस तरह की गुफ्तगू करते थे अपने अफसरान के साथ कि मैं टांगें तोड़ दूंगा जो मुजीबर रहमान के पास जाएगा। मशहूर ये डायलॉग्स हैं, जहन्नम में जाएँ सूअर के बच्चे। कोई ये आप अब तो देखें सोशल मीडिया ने जो एक चीज़ को चेंज कर दिया कि झूठ पकड़े जाते हैं, बोंगियाँ पकड़ी जाती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे से कोई बोंगी होगी, मेरे से कोई गलत बात होगी तो मैं उस पर रजू करूँगा, हम रजू करेंगे, बिकॉज आई थिंक ये इतना मॉरल प्रेशर अब क्रिएट हो गया सोशल मीडिया की वजह से, जहाँ इसके इल्स हैं सोशल मीडिया के कि ये बहुत एंटेगोनाइजिंग और डिवाइसिव है। एट द सेम टाइम इसकी फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको माशाल्लाह अब हमारी हुकूमत ने पिछले 72 घंटे में बंद रखा है। और अब शायद इमरजेंसी की भी आई ना, इसकी इमरान खान की रिहाई के बाद इमरजेंसी की बातें चल रही हैं ना, सुनने में आ रहा है। अल्लाह ना करे कि कोई इमरजेंसी लगाई जाए पाकिस्तान के अंदर। पुलिस ने ब्रूटैलिटी की है प्रोटेस्टर्स के साथ, जायज़ भी और नाजायज़ भी। जायज़ जाहिर बात है, डंडे पत्थर मारने हैं उन्होंने जब तुम कोर कमांडर हाउस को आग लगा रहे हो, जो कि एक क्राइम है और पोटेंशियली मेरा ख्याल हाई ट्रीजन भी हो सकता है, इस तरह की स्टेट इमलाक को नुकसान पहुँचाना, बट नाजायज़ भी। जिस तरह अगर आप वो मशहूर वीडियो देखें राहत बेकरी के सामने कि वो खातून जो है वो जा रही है और वो कुछ गालियाँ बक रहे होते हैं एक दूसरे को, वो पहले पुलिस वाले देते हैं, तो लड़की आगे से दे देती है, फिर वो दुपट्टा उतार देती है, ज़मीन फेंक देती है। मतलब अगर आप उर्फ को देखें ना, कल्चर को, जो कि आपकी इंटरप्ले इज पार्ट कम्स इनटू प्ले इन सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशनल जो भी आपकी है ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की, कल्चरली हम सबको पता है इसका क्या मतलब है। जब आप दुपट्टा ज़मीन में फेंक देते हो तो आगे पुलिस वाले को भी शर्म कर लेनी चाहिए, आंखें नीचे कर लेनी चाहिए कि इसने मुझे बहुत बड़ी चपेट मार दी है मुंह के ऊपर, मैं पीछे हट जाऊँ। वो आगे उसको थोड़ा मारने लग जाता है, पकड़ के सीटने लग जाता है, उसके सर बालों से नोच लग जाता है। तो वो अगर क्राउड ना होता पीटीआई वालों का तो वो अल्लाह माफ़ करे उस बच्ची के साथ क्या होना था। इन दोज 30-40 मिनट्स ऑफ पुलिस कस्टडी बिफोर शी वॉज अरेस्टेड या लेट गो ऑफ, तो वो ट्रीटमेंट कोई चाहेगा अपनी ज़ात के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, या बाप के लिए, बेटी के लिए, माँ के लिए, एनीवन। वो पुलिस वाला नहीं चाहेगा कि उस साथ किया जाए कुछ, जबकि उसने इससे वर्स क्राइम्स किए होंगे ज़िंदगी में देन स्वेरिंग एट समवन। अपने घर गिरबान में झांक के देखे तो उसने आई एम श्योर ज़्यादा बुरे काम किए होंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, बट ही वुड लाइक टू बी फॉरगिवन फॉर दोज ऑब्वियसली। अगर उस लड़की ने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया तुम्हें गाली दे के, जवाबन तुम्हें इतनी इंसल्ट करके, तो फॉरगिव हर, या तुम धनिया पी के चिल करो, तुम भी आगे से मतलब इतना जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हो। सिमिलरली अगर आप लिबर्टी में देखें तो वो एक डिसेबल्ड बच्ची थी, फिजिकली वो हैंडीकैप्ड थी, शी वॉज इन अ व्हील चेयर, और उसको वो घसीट के वो मतलब वो तो पर्टिकुलरली बहुत भयानक सीन था, बिकॉज उसकी पूरी लोअर बॉडी पैरालाइज्ड है, तो वो तो बिल्कुल ही रिगड़ी जा रही थी साथ, वो तो रेजिस्ट भी नहीं कर सकती थी इन एनी वे फॉर्म और शेप। तो पंजाब में था, सब कुछ हुआ, पुलिस ब्रूटैलिटी के अतबार से, स्टेट अपरेटस, सारी मशीनरी आपके ऊपर चढ़ गई। पठान हैज़ टू बी इक्वल टू पंजाबी, बलोची हैज़ टू बी इक्वल टू पंजाबी, जीबी की लोग हैव टू बी इक्वल, कश्मीरी हैव टू बी इक्वल। आपको लगता है ये पीटीआई की एक तबाह हो जाएंगे स्ट्रेंथ है कि उन्होंने ज़्यादा बड़े जी उन पूरी यानी कि पाकिस्तान अक्रॉस पाकिस्तान देखें, बलोचिस्तान के अंदर किसी के पोस्टर नहीं होते थे, सब ट्राइबल लीडर्स के होते थे। इमरान खान के हैं,
रोए अब लिबरल, रोए पीडीएम हैं, आपने नहीं गेन किया ग्राउंड, आपकी गलती है, उसने गेन किया ग्राउंड, उसके पास कुछ विनिंग फैक्टर्स हैं, कुछ उसकी एथनिसिटी बहुत परफेक्ट है, उसकी एथनिसिटी ने उसको बहुत हेल्प की। ये बड़ी अजीब लगेगी बात लोगों को कि वो इमरान खान न्याजी है, वो न्याजी कौम का पठान है, तो एक वो उसको फैक्टर, और फिर वो पंजाबी भी है, तो उसकी एथनिक जो उसकी जो है ना अपब्रिंगिंग, उसने बहुत हेल्प किया उसको, उसने बहुत हेल्प किया। फिर उसके कुछ ऑब्वियसली मैं नहीं कहता कि सिर्फ ये वजह है, उसके बयानात, उसके स्टांसेस खैबर में देयर इज़ नोबडी हु इज़ अलूफ टू द आइडिया ऑफ शौकत खानम, जो खिदमत उसने पेश की हुई अपनी फिलैंथ्रोपिक लाइफ के अंदर। तो नॉट टू गो अबाउट बीटिंग द ड्रम फॉर इमरान खान, इस वक्त इमरान खान साहब बेसिकली कोई भी जुडिशल या डेमोक्रेटिक डिमांड नहीं कर रहे हैं, ना उनकी पार्टी कर रही है। दिस हैज़ टू बी स्टेटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ताकि पीटीआई के सपोर्टर्स, अगर आप बन गए हैं एशिया की सो कॉल्ड 6th बिगेस्ट पार्टी और पाकिस्तान की बिगेस्ट पार्टी, तो खुदा के वास्ते कुछ आइडियोलॉजिकल डिमांड्स करना शुरू करें पीटीआई की लीडरशिप से, कुछ डेमोक्रेटिक डिमांड्स करना शुरू करें, सिविल लिबर्टीज मांगना शुरू करें। ख्याल में वैसे डिमांड्स क्या होनी चाहिए? जस्ट ऑफ द कफ यार के इमरान खान माफ़ी मांगे कम से कम, कि मैंने जर्नलिस्ट पे बैन लगाया था, मैंने सख्तियाँ की थी फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, वो कहता है मैंने नहीं की। देखें उनके पास एक वो आ गया, वो ट्रम्प कार्ड आ गया, वो अल्टीमेट जो चीज़ है। कश्मीर का मसला मुझे बाजवा साहब ने रिकमेंड किया था, वो हॉर्स ट्रेडिंग 2 नंबर किस्म के एमपी और मैंने अपनी जमात में लाया, मुझे बाजवा साहब ने कहा था। मैंने क्रैकडाउन किया फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, लोगों की आज़ादी राय के ऊपर, तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर क्यों थे? बैठ जाते, घर जाके बैठ जाते, उसी वक्त रिज़ाइन कर देते, घर जाके बैठ जाते, या प्रोटेस्ट कर देते, या पब्लिकली प्रोक्लेम कर देते थे। आई अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर एक बड़ी वो सॉफ्ट पावर, स्ट्रॉन्ग पावर, बड़ी वो सटल मनूवरिंग हो रही होती है, आप रेजिस्ट कर रहे होते हो, वो प्रेशर डाल रहे होते हैं, बट द वे ही हिमसेल्फ प्रेजेंटेड इट सीम्ड कि ही वाज नॉट इवन रेजिस्टिंग। अगर आप आफ्ताब इकबाल साहब का प्रोग्राम देखें ईद का, स्पेशल शो किया था उन्होंने ज़मान पार्क जाके, ग्राउंड में ज़मान पार्क के, वहाँ पे जो इमरान खान साहब ने बात की, और सब जाके देखें, इस तरह मैंने कहा ना सैयद मुजम्मिल साहब का देखें, वो बहुत अच्छी आपको एक पिक्चर देगा, सारी पिक्चर नहीं देगा। आप उसको डिसएग्री भी करें उनके साथ एग्री भी करें, क्रिटिसाइज भी करें उनकी बात को, और अगली बात पे भी जाएं, आप ओपिनियंस की स्पेक्ट्रम को अप्रिशिएट करना सीखें। आफ्ताब इकबाल डायहार्ड सपोर्टर है, अरेस्ट भी हो गए, अब रिलीज़ भी हो गए, अल्लाह का शुक्र रिलीज़ हो गए, पता नहीं एमी उनको ढक लिया था यार, मतलब वो एक कॉमेडी शो करते हैं और एक पॉलिटिकल सटायर करते हैं, बस वो इतनी सी बात पे उनको कि वो पीटीआई सपोर्टर हैं, सपोर्टर उनके वो हैं, शो की नशरियात उन्होंने की, एडिटिंग उन्होंने किया, उसके बावजूद उसमें एक पर्टिकुलर सीन है जहाँ इमरान खान कम्स ऑफ एज अ बफून और एज इनकेपेबल, इधर इज़ यानी अनएक्सेप्टेबल कि या ये बिल्कुल गूफी आदमी है और इसको पता ही कि नहीं बात क्या कर रहा है, या इसको निज़ाम नहीं चलाना आता। वो उसमें वो कहते हैं बाजवा साहब के बारे में कि हमें तो पता ही नहीं था, हम तो उसकी सारी बातें मानी जाते थे, ये तो इतना दोगला निकला, ये तो इतना डिफरेंट निकला। इस तरह की हम लैंग्वेज ने इस्तेमाल किया। एक तो ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करना पुराने चीफ आर्मी स्टाफ है जिसके बारे में आप सीधे बड़ा करते थे, तो ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी और अपसर्ड है। लेकिन अगर आप ठीक है देर है दुरुस्त है, अगर आपको रियलाइज़ होगा कि वो बहुत बड़े एक ट्रिक्स्टर थे आपके साथ, उन्होंने बहुत बड़ी गेम कर दिया है, आप क्या रोटी को चोची कहते थे, आप सियासत में क्या करने आए थे। तो वो एक बात है कि परवेज़ लाई ने मेरा ख्याल कही थी कि इनकी नैपियाँ बदलनी पड़ती हैं, सारा काम करना पड़ता है। मुराद ये कहते हैं कि ये सियासी बच्चे हैं, ही सेड दिस एग्जैक्ट टर्म बाय द वे। तो हो सकता है कि देश सियासी अनाड़ी ही हो फिर, तो मे बी इट इज़, वो मुजम्मिल साहब ने बात की थी, मे बी इट इज़ टाइम फॉर इमरान खान टू बिकम अ पॉलिटिशियन। तो आपने मुझे पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि ये पिछले जो 1-1.5 साल में हुआ इनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग पहली बार हुई है विद रिगार्ड्स टू पाकिस्तान के निज़ाम। यानी आई थिंक कि बाहर का अगर कोई तगड़ा सियासतदान ले आए तो यहाँ पर ना चले, हर निज़ाम की कुछ यूनिक इडियोसिंक्रेसीज और क्वर्क्स होते हैं। तो ऑल इन ऑल आई थिंक इस्टेब्लिशमेंट्स के जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वाइल दे हैव टू स्टैंड, वाइल दे मस्ट रिमेन स्ट्रॉन्ग, वाइल वी मस्ट स्टैंड बिहाइंड देम, बिकॉज इराक, लिबिया, दे आर हॉरिफाइंग प्रॉस्पेक्ट्स, प्लस एक न्यूक्लियर स्टेट होते हुए जहाँ हमारा इतना कंटेंशियस इशू है कश्मीर वाला, ड्यूरेंट लाइन इतनी ख़तरनाक चीज़ हमारे सिर के ऊपर खड़ी हुई है जो गोरे छोड़ गए हमारे लिए, टू बी सॉल्व्ड, टू बी येट रिजॉल्व्ड। तो इस जैसे मुल्कों के अंदर इंस्टीट्यूशंस का तगड़ा होना बहुत ज़रूरी है। आई अंडरस्टैंड दैट, बट द सेम टाइम उनका क्रिटिसिज्म, उनके अंदर जो डीप रूटेड हायरार्किकल करप्शन, जो सिस्टेमिक करप्शन उनके अंदर सीप इन कर गई है, उसको एड्रेस करना लाजमी है।
लाजमी है। और अगर इमरान खान साहब को लगता है कि वो अभी भी उनकी जो लैंग्वेज है ना वायदे में वो ये वाली नहीं है, मैंने इंटरव्यू देखे उनकी, ये है कि मैं एक बंदा मुझे तंग कर रहा है, मुझे शहबाज शरीफ, आप निज़ाम की क्यों नहीं बात करते? वो उसमें एक सच्चाई है कि वो क्यों नहीं बात करते, कि वो लोगों के सर के ऊपर से उड़ के जाएगी, और क्योंकि वो ऊपर से उड़ के जाएगी तो लोग कहेंगे अच्छा बोर कर रहा है। मतलब ऑलरेडी इमरान खान बिफोर ही वॉज सैक्ड ही हैड बिकम वेरी बोरिंग। डू यू रिमेंबर जब इन्होंने वो लेटर दिखाना था, साइफर, दैट वाज द सिंगल मोस्ट बोरिंग 1 hour ऑफ माई लाइफ। वो आके बहुत बोरिंग, और द बिल्ड अप टू दैट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग टाइम ऑफ माई लाइफ। नॉट एक्साइटिंग इन टर्म्स ऑफ बीइंग पॉजिटिव, बट मैं इतना नर्वस और इतना एजिटेटेड था कि पता नहीं क्या रिवील कर देगा इमरान खान, क्या तकरीर होगी। और मैंने अपने वो गाड़ी के अंदर वो छोटी सी स्क्रीन नहीं होती जो मल्टीमीडिया प्लेयर की स्क्रीन होती है, yes. उसके ऊपर मैंने आपके साथ या अजरक साथ देखा था, आई थिंक हम तीनों थे। वो इतनी अंडरवेलमिंग चीज़ थी, बिकॉज ही वॉज बिकमिंग बोरिंग, बिकॉज ही वॉज अ ब्रोकन रिकॉर्ड। पीटीआई वालों के बारे में मेरी पैगाम है कि अगर अलकादर ट्रस्ट केस में आपको कुछ मेरिट नज़र आता है, क्रिटिसाइज इमरान खान। अगर इमरान खान का जो रिलेशनशिप है विद हिज वाइफ एंड हर फैमिली वो अनहेल्दी नज़र आता है, कि वो देखें ना फरा गोगी वाला जो केस है, जो बुशरा साहिबा जो फर्स्ट लेडी थी, उनके बेटों के बारे में बातें आ रही थी, उनके हस्बैंड के बारे में बातें आ रही थी कि देवर इंटरवीनिंग इन पॉलिटिकल सिस्टम्स, और वो ठेके विन कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। यार आप क्रिटिसाइज़ करें, आपको आपकी आइडियोलॉजी अजीज़ है या आपको इमरान खान अजीज़ है? इमरान खान क्रिटिसाइज़ करे आके, लेकिन वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि पता नहीं उनकी बेगम जो है वो पता नहीं दुनिया की सबसे पारसा और नेक औरत है। मैं कोई पॉलिटिकल अटैक, इंडिविजुअल अटैक नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मिसाली बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे के बात कर रहा हूँ, और मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल तो मुझे नहीं इतने इमरान खान लगते, इवन बाकी पॉलिटिशियन है, कंपैरेटिव एनालिसिस में जीतते हैं हमेशा। वो स्टैंड अलोन नहीं खड़े हो सकते, वो हमेशा नवाज शरीफ के मुकाबले, सरदारी के मुकाबले वो कुछ थोड़े बेहतर लगते हैं, यही मसला है। एक आपने बात कर दी कि इमरान खान जो है उनको एज अ पॉलिसी मैटर फ्रीडम ऑफ स्पीच को थोड़ा अप्रोच करना, और पहली चीज़ उसकी ये होगी कि इंस्टीट्यूशनल करप्शन की बात करें यार, कि क्यों हर महकमे की हाउसिंग स्कीम है, हर महकमे के फंड हैं प्राइवेट अपने। पंजाब का मेजॉरिटी बजट जो है इट इज़ पेइंग ऑफ तनख्वाहें एंड रिटायरमेंट पे क्या मिलता है यार, पेंशन। इट इज़ पेइंग ऑफ पेंशंस। पंजाब का बजट इज़, आपने खुद मेरे साथ पढ़ा था यार रिसर्च के दौरान अ फ्यू मंथ्स अगो आई थिंक। ये प्रॉब्लम है, स्टेट में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, तालीम का निज़ाम का म्यार देखें। अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम क्रिएट किसने की है, एड्रेस करें। अगर नहीं रेट्रीब्यूशन करनी, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात करें। इंसाफ कैन नॉट बी एन एम्प्टी स्लोगन, इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन सम आइडियोलॉजिकल यानी बेसिस, उसके पीछे कुछ मीट होना चाहिए। ये ऊपर स्किन दिखा के कहते हैं कि नीचे चिकन है, आप तो हड्डियाँ होती हैं, नीचे हड्डियों का ढेर होता है। बोटी का है भाई, समथिंग टू सिंक आवर टीथ इनटू। आप एक्सपर्ट्स को नहीं हायर करते, आप लोगों को काम पे नहीं लगाते, बाकी पार्टियों में कोई फ़र्क तो नहीं रहता ना। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच और इंस्टीट्यूशनल करप्शन, दो अच्छे पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए, मेरे ख्याल में पिटल है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होना चाहिए विद रिगार्ड्स टू द इलेक्टोरल प्रोसेस, आई एम वेलकम टू दैट आइडिया। आई थिंक मोस्ट पीपल वुड वेलकम टू दैट आइडिया। आई थिंक बच्चे को यहाँ पता है कि 15 से 20 करोड़ एमपी के इलेक्शन पे लगते हैं, 30-40 करोड़ लगते हैं मैंने के इलेक्शन पे। तो जिन्हें यार 40-50 करोड़ लाए नहीं, उन्हें फिर कमाने भी देने ना। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हैज़ टू चेंज। इसके लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए उसकी बात करें। यार आप मैंडेट लेके वोट लें ना, मैंडेट दे के वोट लें, आप बातें नहीं करते। यानी इट विल बी अ मिस्ट्री। लेट्स से एक इलेक्शंस हो जाते हैं, वुड वी एग्री के 2/3 मेजोरिटी ले सकती है पीटीआई? यस, ले सकती है, ठीक ठाक स्वीप कर सकती है पोटेंशली। टेल मी द मैंडेट फॉर विच यू आर कमिंग, मतलब वो को मुझे रिटर्न फॉर्म में आप दे दें, टेंजिबल आप मुझे पॉइंट्स दे दें कि स्टेप ए, स्टेप बी, स्टेप सी, ये हमारी टाइमलाइन है, इसके ऊपर हम अचीव करना चाहते हैं इसको, तो उसके ऊपर आप करें। हाँ, वैसे मुल्क की हालात ठीक थे, कोई नहीं कहेगा कि बुरे थे आपकी हुकूमत के अंदर। इट वॉज मोर लेस ऑफ द सेम। कहीं एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे थे, कहीं एस्पेक्ट्स बहुत बुरे थे। मिसाल तरह मैं तारीफ़ करता हूँ, पब्लिकली हमेशा करता हूँ, जो होम लोन स्कीम थी और जो हेल्थ कार्ड था, वो दो पर्टिकुलरली स्टैंड आउट एक्सलेंट पॉलिसीज थी। बट टू क्रिटिकली एनालाइज, क्या दोनों को हम अफोर्ड कर सकते थे? पहला मेरा पॉइंट, कुड वी अफोर्ड बोथ दोस पॉलिसीज?
मैं आई एम नॉट द एक्सपर्ट टू से यस और नो, बट सवाल पूछें अपने आप से, कैन पाकिस्तान अफोर्ड सच पब्लिक सर्विसेज? नंबर 2, क्या हेल्थ कार्ड वॉज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट? और वो यानी दुनिया वर्ल्ड ओवर आती है ना, पहले लैंडलाइन थी, आज मोबाइल है, मोबाइल के बाद स्मार्टफोन, स्मार्टफोन के बाद अगला मेरे ख्याल अंदर डाल देंगे हमारे मोबाइल के। Was it a consequence of that? Or was it an actual policy plan that he had? ये बड़ा सवाल है that people must ask themselves. ये ऐसे नहीं होता ये कि आप सुपर पावर बन जाए, आपके पाकिस्तान बन जाएगा, हम करेंगे, तो मैं यही मेहनत है, अकल लड़ानी होती है इस चीज़ों में। दूसरी बात करते हैं होम लोन वाली जो पॉलिसी है, अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं। जब आपने ये सारे डेट्स दे दिए हैं, जिन लोग अक्रू कर ली हैं स्टेट बैंक ने, अब क्योंकि स्टेट बैंक सब्सिडाइज करके दे रही है प्राइवेट बैंक्स को, ये लोन जो थे नेफ्टा, नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोन जो थे 5 से 10 मरले के ऊपर, क्या वो लोग अच्छे क्रेडिट स्कोर थे उनके? यानी वुड बैंक क्रेडिट देम एज गुड लेंडर्स, लेंडर्स तो नहीं, लेंडीज, गुड इंडिविजुअल्स टू बी लेंड टू? क्या दे विल स्टे ट्रू ऑन दिस, या वाज इट अनदर येलो कैब स्कीम जिस तरह नवाज शरीफ साहब की थी येलो कैब स्कीम? वो द सेम कि लोगों ने निकाल लिए, मैंने 10 बंदे इकट्ठे किए उनके नाम पे, मैंने उनके आईडी कार्ड से मैंने निकाले, किस्तें पूरी की, एक तरफ रेंट पे चढ़ाए घर और मैंने फ्री कर लिए अपने। आई वुड से कि वैसे अगर उसको क्रिटिकली एनालाइज किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी थी बैंक्स की तरफ से जब वो दे रहे थे। ये तुम्हें पता है ना, और मुझे पता है ना, हम दोनों ये काम कर रहे थे। पीटीआई के वोटर को तो नहीं पता ना। आई एम नॉट सेइंग ए गुड और बैड, आई एम सेइंग तुम मुझे बताओ एवरेज पीटीआई सपोर्टर शुड बी एबल टू के वो जिस तरह तस्वीर होती है ना, उस तरह वो फर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मुझे बताए और आइडियोलॉजिकल बेंट अपना बताया कि ये हमारी पार्टी का विजन है। ये नहीं कि मैं बताऊं तुम्हें आके, देखो मैं पीटीआई का वोटर नहीं हूँ, मैंने कभी वोट नहीं किया पीटीआई को, ठीक है? तो मुझे क्यों पता है नेफ्टा के बारे में? चलो मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ, तो मुझे उसके खद खाल के बारे में थोड़ा सा आइडिया था, और हमने खुद 5260 वो लोन्स इशू किए हैं अपने दफ्तर से, बैंक की मदद से हमने उनके प्रोसेस को फैसिलिटेट किया क्लाइंट्स के। बट डज पीटीआई वोटर नो? यार ये कुछ बहुत पिवटल सवाल हैं दैट पीपल हैव नेवर इवन बिगन टू आस्क देमसेल्व्स दीस क्वेश्चंस। हमारे अम्मी अब्बू गुजर जाएंगे यार, हमारे दादा दादी गुजर गए हैं, हमारे बड़ों ने जो करना था, जो कमाना था कर लिया। आप सोचें, जहर घोला इमरान खान ने, ये जहर घोल सकता है कोई अमेरिका में? कब घुला है अमेरिका में जहर पहली बारी पब्लिक में, जो कोट एंड कोट जहर है? जब वो डिसएनफ्रेंचाइज थे 30-40 साल से। अमेरिका में 30-40 साल में ओपिएट क्राइसिस आया, 9/11 हुआ, वॉर ऑन टेरर में साथी मरे, कितने बच्चों के मरे जाके वो इराक में, अफगानिस्तान में। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जॉबलेसनेस क्राइसिस आया, होमलेसनेस क्राइसिस आया, फेंटेनॉल, ओपिएट बेस्ड एडिक्शंस आई। जब एब्सोल्युटली डिग्रेड हो गया माशरा, उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप, उसने कहा हिलरी डैश डैश डैश, ओबामा डैश डैश डैश, सारों को उसने दी गालियाँ, लोगों को दिल को मिला सुकून। इमरान साहब करते हैं ना, ओए डीजल, ओए फलाना दे, ओए टींग। फ्रस्ट्रेशन है तो वो कह रहे हैं ना भाई, पहले आप उसको एड्रेस करें, पहले आप उसको एड्रेस करें। ये बात कर देते हैं, मेरी अम्मी करती थी, बाय द वे मुझे खुद कहती थी, सारा 180 होता है, इधर शी इज़ के हाय बेचारा यही मिला था पकड़ने के लिए, या दी अदर ऑपोजिट इज़ के लाइक, वैसे सारा जहर इसी ने उगला था, लोगों को ख़राब किया। ठीक है, उनके डिस्कोर्स का लेवल नहीं बहुत कॉम्प्लेक्स, मेरी वालदा का, शी लिव्ड अ सिंपल हाउस वाइफ्स लाइफ, बट उनकी जो 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 बाइपोलैरिटी है इसके बारे में, वो हमारी आवाम की है, हमारी आवाम की है। डिस्कोर्स का लेवल जनरली इस तरह बाइपोलर सही होता है हमारा। मेरा अपना खुद, यार मैं क्या झूठ बोलूँ, मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ खबरें, मैं ज़्यादा देखता हूँ, मैं ज़्यादा क्लोजली फॉलो करता हूँ ऐसे सुई की तरह, बिकॉज दे आर नॉट आइडियोलॉजिकली ड्रिवन। these ideas are not ideologically driven, they are flavor of the day. जो करंट अभी सिचुएशन है उससे वे आउट आपको क्या नज़र आता है? यानी कि जो एक मेस क्रिएट हो गया है उससे हम किस तरह निकल सकते हैं? Honestly nothing other than elections. Honestly nothing. Like I have no clue कि कॉन्स्टिट्यूशनली हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान है इन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेग और नॉट क्लियर कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इट सीम्स दैट वी कैन ओनली लूप बैक टू द फर्स्ट थिंग कि जब असेंबलियाँ डिजॉल्व तो 90 डेज में इलेक्शन।
इफ़ द PDM इज़ बिहेविंग सो अनडेमोक्रेटिकली कि वो नहीं इलेक्शंस चाह रही बिकॉज इमरान, यार दिस इज़ द पावर ऑफ, दिस इज़ द जो मज़ा है डेमोक्रेसी का वो यही है कि यू डोंट गेट इलेक्टेड, यू मेक अ सम स्मॉल डिसेंट ऑपोजिशन और तुम 5 साल 4 साल भुगतते हो। ये करना पड़ेगा आपको, मतलब नहीं प्रोग्रेस करेगी। दे हैव टू सरेंडर। कहें इमरान को यार हमने खच मार दिए, हम डेमोक्रेटिकली आपस में सब मिलते हैं, इन केसेस को रिजॉल्व करते हैं और हम इलेक्शन करवाते हैं, हम अपोजिशन में आएंगे। लेकिन डर असली में वो ही है ना कि इमरान खान भी फैशिस्ट वाली बातें करता है कि मैं सारों को उड़ा दूंगा। मसला ये है ना यार कि इमरान खान भी इज़ नॉट बिहेविंग डेमोक्रेटिकली, इज़ नॉट बिहेविंग डेमोक्रेटिकली। डेमोक्रेसी डज नॉट मीन कि द ग्रेटेस्ट मॉरल आउटकम आपको मिलेगा। you will get your desired outcome, not the moral outcome। ये बात समझें लोग, समझ ये समझ नहीं आ रही। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस है। मुझे पता है ना शहबाज शरीफ चोर है, और सन पता है जी जरदारी बहुत चोरियां की थी, सिंध पूरा खाई गया सिंध हो। ये बातें करते हैं ना लोग भाई। यू नोइंग और फीलिंग अ फीलिंग इज नॉट द सेम एज इट बीइंग प्रूव्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ और इट बीइंग इलेक्टोरली ट्रू। या जिस तरह अगर पैनमा पेपर्स आप एक्चुअली खोल के देखो तो बहुत मुश्किल है कुछ भी प्रूव करना। टू लिंक इट बैक टू नवाज शरीफ जी। इनफैक्ट इमरान खान साहब के अपने वर्ड्स में कि पैनमा पेपर्स पे नवाज शरीफ वाज डिस्क्वालिफाइड बिकॉज बाजवा साहब वांटेड इट एंड द एस्टैब्लिशमेंट वांटेड इट। अगर हम इंडिविजुअल्स की विम्स और विल्स पे चल रहे हैं तो डिक्लेयर करें इसको डिक्टेटरशिप, डिक्लेयर करें कि यार यहाँ पे वन पार्टी होगी, सारे लोग सिविल और मिलिट्री और डिफरेंट ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स के थ्रू आएंगे, और चाइना को जो है कि हमारी एक वो शूरा होगी और असेंबली होगी और हम इलेक्शन करवा के आपस में ही एक अमीरुल मोमिनीन तैनात कर लिया करेंगे और वो चलाएगा निज़ाम को। फिर मेरी पॉडकास्ट बंद हो जाएगी। नहीं, दैट्स नॉट नेसेसरली ट्रू। यही पॉडकास्ट होगी लेकिन हम सब शेरवानी पहन के ही बात किया करेंगे कि वी लव द स्टेट इज परफेक्ट, लॉन्ग लिव चाइना। वो वाली वाइब होगी। तो अगर बुनियादी तौर पे देखा जाए तो दो ही मसले हैं। एक, इसको इमीडिएटली रिजॉल्व करना, चाहे इलेक्शंस की कॉल हो जाए या जो भी हो जाए। दूसरा लॉन्ग टर्म मसला है, सिर्फ इस वक्त इसको डिसिपेट करना है, इसकी स्टीम निकालना सिर्फ नहीं, आगे भी पाकिस्तान में चलना है इंशाल्लाह 100,000 साल चलना है। अगला स्टेप ये है कि आप अपने आप को इक्विप करें पॉलिटिकल साइंस के नॉलेज के साथ, फ़लसफ़े के साथ, रिलीजियस आइडियोलॉजी के साथ। कुछ आपको आइडियाज़ लाएं फोर फ्रंट पे और उन आइडियाज़ के मुताबिक होल्ड करें अपने लीडरशिप को। जो PDM वाले लोग, जो पीपल्स पार्टी नून लीग के सपोर्टर बुत बन के बैठे हुए हैं ना, खामोश बुत बन के कि मारे पीट रही हैं लोगों को, पिटाइयाँ हो रही हैं, यार प्रिंसिपल पर स्टैंड करें। नवाज शरीफ इज़ नॉट योर लीडर, A, B, C and D प्रिंसिपल्स आर योर लीडर। अगर नवाज शरीफ उन पर उतरता है तो वेल एंड गुड, वरना इलेक्ट न्यू लीडर्स इन द नून लीग। खाकान अब्बासी को क्यों इग्नोर किया जा रहा है, साद रफ़ीक को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? यार दीज आर रियल टेंजेबल पब्लिक फिगर्स यार, इनकी हिस्ट्री है नून लीग के साथ। Same goes for the People's Party. Why will Mr. Bilawal be the president and the FM, the foreign minister of Pakistan, the president of the People's Party and the foreign minister of Pakistan? अगर वो आइडियोलॉजी में तुम्हारी फिट नहीं बैठता, अगर वो बैठता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। मैं नहीं कहता कि वो कोई बहुत बड़ा क्राइम है कि बेटा और वो आ गया। इवन दो आई डोंट लाइक इट, उसकी ऑप्टिक्स और उसकी इवन जो प्रिंसिपल, आई डोंट एग्री विद इट कि औलादें चल रही हैं सियासी पार्टियों के अंदर, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है। बट शीरी मज़ारी यार, इतनी शीरी रहमान इज ओल्डी ऑफ द पीपल्स पार्टी। एतजाज़ एहसन की आपसे डिसइंफ्रेंचाइजमेंट क्यों हुई है? वो क्यों इमरान खान की सपोर्ट कर रहा है? बिकॉज ही सिक ऑफ यू। हालांकि एतजाज़ एहसन आई थिंक ओरिजिनल्स में से है जो खड़े हुए हैं, बेनज़ीर के साथ खड़े रहे हैं एंड सो ऑन। और वो एक वकील, और वो क्लियरली कुछ प्रिंसिपल्स पर स्टैंड करते हैं जिनकी बुनियाद पर वो इमरान खान को सपोर्ट दे रहे हैं। इज़ बिकॉज यू आर नॉट स्टैंडिंग ऑन दोज प्रिंसिपल्स। सिमिलरली कमिंग टू द PTI, पहले इमरान खान से वो गलवाएं के प्रिंसिपल्स हैं क्या पार्टी के, अपार्ट फ्रॉम कि इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए नहीं, इंसाफ अगर ठीक है सेंट्रल वो है, स्लोगन है, स्लोगन रिंग भी जायज़ है, पर किस बुनियाद पे आपको इंसाफ चाहिए? उसकी कोई बुनियाद होनी चाहिए कि ये इंसाफ का स्ट्रक्चर किसकी बेसिस के ऊपर खड़ा हुआ है, कि किस लेंस से हम सोसाइटी को व्यू करते हैं। ये हमारी आइडियोलॉजिकल ड्राइव है। इस्लाम का तड़का लगा के इस्लाम की बात नहीं किए बगैर नहीं निकल सकते आप। यू कैन नॉट से रियासत मदीना एंड देन नॉट एक्सप्लेन कि दिस इज़ माई विजन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ शरिया लॉ। I'm sorry, you cannot. Which is one of the reasons why Imran Khan was held to a higher metric and standard by the average public, was के यार इन्हें बहुत बड़ी गल करती है, तुम करके दिखाओ।
जो करके नहीं विकास दे दसते दो, इफ यू कांट डू इट तो टेल अस कि व्हाट इट विल इट लुक लाइक। तो बहुत रिस्पेक्ट टू द विमेन पीटीआई की, द यंग मैन, द ओल्ड कपल्स, जो बच्चे बच्चियां सब थे वहाँ पे। स्पेशली मैं बार बार औरतों का जिक्र कर रहा हूँ, इट्स टू इम्प्रेसिव। मैं मतलब मैंने ऐसे मंजर नहीं देखे अपनी लाइफ में, मैंने और मतलब बुक्स में पढ़े हैं, फिल्मों में देखे हैं, हिस्ट्री में देखे हैं, बट अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे, लाइव देखे मैंने। मौका मिलता है गुजर रहे, इन जगहों से आप गुजर ही रहे होते हो। यही मेन शाहराएँ हैं लाहौर शहर की, मैं लाहौर शहर में हूँ। तो बहुत रिस्पेक्ट आपको, आपने अपने किसी कुछ चीज़ पे स्टैंड लिया। मैंने कहा था बहुत प्रिंसिपल स्टैंड था, बट स्टैंड था। मैं तो स्टैंड भी लेने के लिए मैं तो डरता हूँ। वहाँ एवरेज बंदा पाकिस्तान में हम डरते हैं, हम तो कहते हैं कि यार किसी से ना लड़ो यार, अपना कमाओ खाओ घर जाओ। स्टैंड लिया, आप कुछ सम व्हाट सक्सेस हासिल हुई उस स्टैंड के अंदर, मुबारक हो आपको। व्हाट नेक्स्ट, ये आपने अपने आप से सवाल पूछना है, आपने अपनी लीडरशिप से सवाल पूछना है। और आपके पसंदीदा लोगों को अगर टिकट नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? आप इलेक्शन हो ना पार्टी के अंदर। इमरान खान ने कहा भी था रिसेंटली बिफोर दी अरेस्ट, 3-4 महीने के अंदर अंदर मैं नहीं याद आ रहा क्योंकि इलेक्शंस करवाऊंगा तो मैं पार्टी को डेमोक्रेटाइज करूँगा। पार्टी सक्सेसरशिप कोई ये हाईजैक नहीं होनी चाहिए आपकी, अगर आप ट्रूली आइडियोलॉजिकल बैंड के हैं। मैं कलेक्टिव पाकिस्तान का भला चाहता हूँ, नून लीग वाले कर जाएँ उनको फिट, पीपल्स पार्टी वाले कर जाएँ उनको फिट, पीटीआई वाले कर जाएँ उनको फिट, कहीं से जमात इस्लामी आउट ऑफ लेफ्ट फील्ड आ जाए, मुबारक हो। बट आपने आइडियोलॉजिकल लाइन से पाकिस्तान की आइडेंटिटी को डिफ़ाइन करना है अपने लिए, आपके पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल गोल्स को डिफ़ाइन करवाना है अपनी लीडरशिप से, और फिर उन पर उनको पूरा उतरवाना है। यू हैव टू होल्ड देयर फीट टू द फायर। ऐसे नहीं, अब ना मैं देखूँ कि ये, और आपकी भी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि हम बस ना अटकल पिछू हिसाब हो, इंसाफ होगा। अच्छा चलो होमलेस के लिए ना, ये जो बेघर लोगों के लिए हम ये सूप किचन्स खोल दें, और ये नहीं, ये पॉलिसी कि यार इतने होमलेस लोग हैं, हम क्योंकि इसको एज अ प्रॉब्लम ऑफ एक्स देखते हैं तो हम इसको वाई सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और हम एक्स अमाउंट ऑफ या वाई अमाउंट ऑफ होमलेस शेल्टर्स क्रिएट करने हैं, इतनी हमने जॉब्स क्रिएट करनी है। ये मेंटल, असल में ये मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है और ड्रग एडिक्शन की, तो हमने इसको इस तरह एड्रेस करना है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें रियल टेंजिबल फैक्ट्स के साथ, और फिर उसको एक एक्चुअल जवाब दें, एक्चुअल पॉलिसी दें। ये नहीं कि इंज कर लो, अच्छा ऊंज कर लो, ये नहीं हो सकता। इस तरह की शॉर्ट टर्म थिंकिंग और शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, जो पैच वर्क सोल्यूशन होते हैं, वो मुल्क का ट्रेजर भी ब्लीड करवाते हैं, जो हमारी वेल्थ है उसको ब्लीड करवाते हैं, और आपका लिटरल खून भी फिर ब्लीड करता है एट वन पॉइंट, जब आपको ज़ाती नुकसान होता है बेवकूफ़ाना पॉलिसीज़ का। तो यही है मेरे ख्याल में। मतलब बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन थी, काफ़ी आपने इंसाइटफुल बातें की। थैंक यू। नहीं, इट इज़ डेफिनेटली हम इंटरेस्टिंग टाइम्स में रह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह मुल्क का हामी नासिर हो, और अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे, और पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू वेरी मच।